नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल नोवेल टेप पर। यहाँ आपको मिलेगा बेहतरीन फैंटेसी और एडवेंचर उपन्यासों का आनंद। मैं आपको आकर्षक कहानियाँ और रोमांचक किरदार प्रस्तुत करूंगा। मेरे वीडियो विशेष रूप से मनोरंजन और शिक्षा के लिए बनाए गए हैं। यह किसी भी व्यक्ति या संस्था को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यदि आपको इस सामग्री को लेकर कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। मैं यहाँ नियमित रूप से नए उपन्यास और कहानियाँ अपलोड करता रहता हूँ। अगर आपको मेरी कहानियां पसंद आएं तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वयस्क कहानियों के लिए मेरी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, लिंक विवरण में है। धन्यवाद और जुड़े रहिए मेरे साथ नई कहानियों के लिए। अब वह वास्तव में उन्हें होटल में खरीद सकती थी। बाई शुवेन बेहद उत्साहित थी। जैसे ही वह अपने कमरे में वापस आई, उसने उत्सुकता से चेरी का डिब्बा खोला और एक चेरी खा ली। मिठाई। हालांकि आम लोग स्वाभाविक रूप से उसकी तरह इतनी उदारता से अंक खर्च करने की हिम्मत नहीं करते थे। कमरा 301 में रहने वाले दंपति ने तरबूज खरीदा, जबकि कमरा 302 में रहने वाली दो बहनों ने ड्रैगन फ्रूट खरीदा तथा उसे साझा करने के लिए अपने कमरों में लौट गईं। क्योंकि आज होटल के बाहर बहुत गर्मी थी, इसलिए तरबूज को ठंडा ही चुना जा सकता था। बर्फीले तरबूज का एक निवाला लेना ताजगीदायक। शाम को गुवानियन बीबीक्यू रेस्तरां में खाने के लिए कोक और बर्गर लेकर आए। ग्रिल्ड मेमने के सीख, गोमांस के सीख, चिकन विंग्स, मीट रोल्स, चिकन फीट, ग्रिल्ड एनोकी मशरूम, सभी व्यंजन जो आप एक बारबेक्यू रेस्तरां में उम्मीद करते हैं, यहाँ उपलब्ध थे। और आश्चर्य की बात तो यह है कि उनके पास बियर भी थी। ग्रिल्ड सीख का एक निवाला लेना और उसे बर्फीली ठंडी बियर की एक घूंट के साथ पीना, यह स्वाद सचमुच स्वर्गीय है। बेशक कोला और हैमबर्गर बच्चे थे और शराब नहीं पी सकते थे, इसलिए गुवानियन ने उन्हें कुछ शीतल पेय लाकर दिए। उनके बगल वाली मेज पर बाई शुवेन बैठी थी। वह अकेली आई थी। उसके सामने ग्रिल्ड सींक और बियर की 3 बोतलों से भरी एक मेज थी। गुवानियन यह दृश्य देखकर आश्चर्यचकित रह गया। बारबेक्यू की दुकान पर कीमतें सिस्टम द्वारा पूर्व निर्धारित की गई थीं। मांस की सींक के लिए 2 अंक, सब्जी की सींक के लिए 1 अंक तथा बियर की एक बोतल के लिए 2 अंक। सींकें बहुत बड़ी नहीं थीं, लेकिन मांस ताजा और स्वादिष्ट था। हालांकि पहली नजर में यह महंगा नहीं लगता, लेकिन ज्यादातर लोग एक बार में केवल कुछ ही सींक खरीदने का साहस करते हैं। आखिरकार आम लोगों के लिए अंकों को सावधानीपूर्वक संरक्षित करना पड़ता है। लेकिन बाई शुवेन के सामने की मेज, गुवानियन ने अनुमान लगाया कि इसकी कीमत कम से कम 40 या 50 अंक रही होगी। वास्तव में स्तर 4 क्षमता वाला उपयोगकर्ता होने के कारण इस प्रकार की छूट की अनुमति थी। सिस्टम अवश्य प्रसन्न होगा। गुवानियन ने बाई शुवेन की मेज पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसके स्वादिष्ट सीखों का आनंद लेने पर ध्यान केंद्रित किया। कोला और हैमबर्गर भी खुशी से खा रहे थे। उनके चेहरे छोटे बिल्ली के बच्चों की तरह सने हुए थे। कुछ देर बाद जब गुवानियन बाहर से कुरकुरी और अंदर से रसीली ग्रिल्ड चिकन विंग का स्वाद ले रही थी, तो उसने अचानक एक हल्की सी सिसकी सुनी। उसने सहज ही अपना सिर घुमाकर देखा तो बाई शुवेन रो रही थी। उसके सामने मेज पर अब 6 या 7 खाली बियर की बोतलें पड़ी थीं। ऐसा लग रहा था कि उसने शुरुआती 3 बोतलें खत्म करने के बाद और बियर खरीद ली थी और वह इतनी जल्दी जल्दी पी रही थी। बाई शुवेन बहुत उदास लग रही थी। पहले तो वह बस धीरे धीरे सुबक रही थी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर आंसू बहने लगे, जैसे मानो बांध टूट गया हो। गुवानियन को कुछ समझ में आया। यद्यपि बाई शुवेन हमेशा सतह पर शांत और तर्कसंगत दिखाई देती थी, और जब उसे पता चला कि वेई फेंगुआ एक बदमाश है तो उसने निर्णायक रूप से उसे मार डाला, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अभी भी दर्द हो रहा था। वह शायद पहले से ही वेई फेंगुआ को सचमुच पसंद करती थी और इस सर्वनाशकारी दुनिया में जीवित रहने के लिए वे एक दूसरे पर निर्भर थे। यह रिश्ता बाई शुवेन के लिए बहुत कीमती रहा होगा। दुर्भाग्य से वेई फेंगुआ इसके लायक नहीं था। लेकिन बाई शुवेन एक स्पष्ट सोच वाले व्यक्ति थे। गुवानियन का मानना था कि इस रोने के बाद वह उस बदमाश के बारे में पूरी तरह से भूल जाएगी। उसे परेशान न करना चाहते हुए गुवानियन ने खाना खत्म किया और कोला और हैमबर्गर लेकर जाने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, बाई शुवेन ने अचानक पुकारा, मैनेजर गु, 1 मिनट रुको। गुवानियन ने पीछे मुड़कर पूछा, मिस बाई, क्या आपको कुछ चाहिए? बाई शुवेन ने अपने आंसू पोंछे और कहा, अगर मुझे ठीक से याद है तो आज जो दुश्मन आए थे वे हाईकांग बेस से होने चाहिए। बेशक मैंने यह भी देखा है कि यह होटल कितना अद्भुत है, और मेरा मानना है कि चाहे किसी भी तरह के दुश्मन आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन उसकी आवाज और गहरी हो गई जैसे जैसे वह आगे बोलती गई। तुम्हें मुरुओ बेस के लोगों से सावधान रहना चाहिए। मुरुओ बेस शब्द सुनकर गुवानियन की आंखें चमक उठीं। पुस्तक में पुरुष और महिला नायकों द्वारा यही आधार स्थापित किया गया था। चूंकि महिला नायक के नाम में कोमल अक्षर शामिल था, इसलिए पुरुष नायक ने आधार का नाम मुरुओ रखा। पुस्तक में महिला नायक की क्षमता बहुत अधिक नहीं थी, केवल स्तर 2 थी। लेकिन पुरुष नायक एक दुर्जय अस्तित्व था, जिसमें स्तर 8 की अग्नि क्षमता और स्तर 5 की बिजली क्षमता थी। किसी व्यक्ति में एक साथ दोहरी क्षमता जागृत होना दुर्लभ था। पुरुष नायक के संरक्षण में महिला नायक सर्वनाश के बाद की दुनिया में आराम से रहती थी। वे दोनों अपने अड्डे पर विलासिता और आनंद का जीवन जी रहे थे। हालांकि गुवानियन के यहाँ स्थानांतरित होने के बाद उसने कभी भी नायकों के साथ कोई बातचीत करने का इरादा नहीं किया। बेहतर होगा कि हर कोई अपने काम से काम रखे। आपका होटल बहुत सुरक्षित है और इसमें अनगिनत चीजें हैं, यहाँ तक कि डायनासोर जैसे जीव भी। यह लालची नजरों को आकर्षित करेगा ही। सिर्फ हाईकांग बेस ही नहीं, बल्कि दूसरे बेस के लोग भी इसे लालच भरी नजरों से देखेंगे। बेशक बाकियों का कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको मुरुओ बेस के लोगों से खास तौर पर सावधान रहना होगा, क्योंकि उनकी महिला मैनेजर एन कैरो बहुत चालाक है। वह इस जगह पर सीधे हमला तो नहीं करेगी, लेकिन धीरे धीरे अपने मंसूबों को पूरा करने के लिए दूसरे तरीके अपनाएगी। बाई शुवेन ने आत्महीनता भरी मुस्कान दी और कहा, प्रलय शुरू होने के कुछ समय बाद ही मेरा उसके साथ लेन देन हुआ और एक बार मुझे धोखा दिया गया। गुवानियन ने सिर हिलाया और कहा, मैं समझ गया। चेतावनी के लिए धन्यवाद। पुस्तक में वास्तव में उल्लेख किया गया है कि महिला नायक एन कैरो बहुत बुद्धिमान थी। जहां तक पुरुष नायक की बात है तो वह औसत बुद्धि का था, लेकिन शारीरिक रूप से मजबूत और शक्तिशाली क्षमताओं वाला। 5 शब्दों में घमंडी, दबंग, मस्त, चमकदार और अहंकारी। कुछ नहीं, बाई शुवेन मुस्कुराया। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है और मैं लंबे समय तक यहाँ रहने की उम्मीद करता हूँ। इसके अलावा मुझे लगता है कि यह होटल आपका है और अगर कोई और इसे ले गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। चिंता मत करो, गुवानियन ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई भी इसे नहीं छीन सकता। उसका सिस्टम सबसे पहले आपत्ति करेगा। हम बारबेक्यू की दुकान से निकलने के बाद सिस्टम की आवाज फिर से सुनाई दी। डिंग। नया कार्य अनलॉक हुआ। अपने दिल के प्रति सच्चे रहें। कार्य पुरस्कार, चौथी मंजिल पर सभी कमरे अनलॉक। कमरे 306 से 310 एक बार अपग्रेड किए गए। कपड़ों की दुकान असीमित कपड़ों के साथ अनलॉक हुई। नदी घोंघा चावल नूडल की दुकान असीमित नूडल्स के साथ अनलॉक हुई। 5 असीमित व्यंजन अनलॉक हुए। 5 प्रकार के असीमित पेय अनलॉक हुए। गुवानिन ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और मन ही मन पूछा, सिस्टम, अपने दिल के प्रति सच्चे रहना का क्या मतलब है? पिछले कार्यों में उसे हमेशा स्पष्ट रूप से बताया गया था कि उसे क्या करना है, लेकिन इस बार कार्य केवल 4 शब्द था, जिससे वह पूरी तरह से अनभिज्ञ रह गई। मुझे खेद है मेजबान, लेकिन अंतरतारकीय दुनिया में नियम कानून हैं और मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता। सिस्टम की आवाज भावहीन थी। गुवानियन ने हताश होकर कहा, ठीक है, व्यवस्था उसके प्रति इतनी अच्छी थी कि वह उसे अपने लिए नियम तोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकती थी। क्या वह ऐसा कर सकती थी? उसे स्वयं ही इसका पता लगाना होगा। अपने दिल के प्रति सच्चे रहें, क्या इसका मतलब यह था कि उसे होटल का प्रबंधन करने के अपने मिशन को हमेशा याद रखना चाहिए और इसके लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए? लेकिन वह हमेशा से ऐसा करती रही थी। वह होटल का प्रचार करने के लिए कल थोड़ी दूर स्थित बेस तक जाने की भी योजना बना रही थी। वह अधिक मेहमानों को आकर्षित करना चाहती थी, अधिक अंक अर्जित करना चाहती थी और अपने सिस्टम को हर महीने प्रथम स्थान पर लाना चाहती थी। लेकिन चूंकि सिस्टम ने उसे कार्य पूरा होने की सूचना नहीं दी थी, तो क्या हो सकता है कि वह पर्याप्त प्रयास नहीं कर रही थी, या अपने दिल के प्रति सच्चे रहो का मतलब कुछ और था? गुवानियन पूरी तरह से हैरान था। बड़ी बहन आंटी बाई अभी क्यों रो रही थी? हैम्बर्गर ने उत्सुकता से पूछा। गुवानियन ने कहा, क्योंकि उसे एक बुरे आदमी ने धोखा दिया था, इसलिए वह बहुत दुखी है। जब छोटी हैम्बर्गर बड़ी हो जाए तो तुम्हें सावधान रहना चाहिए और कभी भी बुरे लोगों के बहकावे में नहीं आना चाहिए, ठीक है? कोला ने तुरंत अपनी मुट्ठियां भींच लीं और बोला, मैं हैम्बर्गर बहन की रक्षा करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि मेरी बहन को धोखा देने की हिम्मत कौन करता है। गुवानियन मुस्कुराई और उसके सिर पर थपथपाते हुए बोली, हाँ, कोला एक छोटा सज्जन व्यक्ति है। लेकिन हैम्बर्गर ने चिंतित होकर कहा, बड़ी बहन, आप इतनी सुंदर हैं, क्या बुरे लोग आपको भी धोखा देने की कोशिश करेंगे? मैं बड़ी बहन की भी रक्षा करूंगी, कोला ने तुरंत कहा। गुवानियन यह कहने ही वाली थी कि कोई भी पुरुष उसके पास आने की हिम्मत नहीं करेगा, तभी अचानक उसके दिमाग में एक विचार कौंधा।
क्या अपने दिल के प्रति सच्चे रहना का अर्थ यह है कि वह पुरुषों द्वारा धोखा न खाए? यदि वास्तव में ऐसा होता तो यह काफी दिलचस्प होता। किस दुष्ट में इतनी हिम्मत थी कि वह उसे धोखा देने की कोशिश करे? जब वह मुख्य हॉल में पहुंची तो उसने देखा कि नए मेहमान आए हुए थे। फांग यांग के कार्य समय के दौरान रात के 8 बज चुके थे। वह अपनी स्टाफ यूनिफॉर्म पहने हुए थे और ऊर्जावान दिख रहे थे, लेकिन उसी समय दो गोरे नीली आंखों वाले विदेशी उनके सामने खड़े होकर विदेशी शब्दों की झड़ी लगा रहे थे। फैंग यांग भगवान जाने, उसकी अंग्रेजी वास्तव में काफी अच्छी थी। दिक्कत यह थी कि ये दोनों विदेशी बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। उसे एक शब्द भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी लगातार उलझन देखकर दोनों विदेशी मेहमान चिंतित हो गए। उन्होंने इशारे करते हुए बात की, लेकिन फैंग यांग अभी भी समझ नहीं पाया। वह बस गुवानियन की ओर विनती भरी नजरों से देख रहा था। गुवानियन ने सोचा, मेरी तरफ मत देखो, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। उसने मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या आपके पास कोई अनुवाद फंक्शन है? हाँ मेजबान। क्या आप उन दोनों की बातों को हमारे कानों में स्वतः ही चीनी भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं? और भविष्य में आने वाले विदेशी मेहमानों के लिए भी ऐसा ही कर सकते हैं, और हम जो कुछ भी कहें उसे उनके कानों में उनकी भाषा में परिवर्तित कर सकते हैं। जरूर होस्ट। अनुवाद फंक्शन सक्रिय किया जा रहा है। जैसे ही फैंग यांग चिंतित हो रहा था, दोनों लोगों के मुंह से निकलने वाले शब्द अचानक चीनी में बदल गए। क्या यह सुरक्षित है? क्या कोई ज़ोंबी नहीं है? क्या भोजन है? फैंग यांग चौंका, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी, तुरंत एक सामान्य मुस्कान लाते हुए कहा, सम्मानित अतिथियों, पीस होटल में आपका स्वागत है। हमारा होटल। उन्होंने उत्साहपूर्वक उन्हें होटल का परिचय देना शुरू किया और होटल के नियम भी बताए। बेशक नियमों का पाठ दोनों विदेशियों की नज़र में स्वतः ही अनुवादित हो गया। दोनों बहुत खुश हुए और उन्होंने जल्दी से फैंग यांग से उन्हें कमरा 304 में चेक इन करवा लिया। गुवानियन ने उत्सुकता से पूछा, सिस्टम, वे दोनों अभी कौन सी भाषा बोल रहे थे? मैं एक शब्द भी नहीं समझ सका। ओह बल्गेरियाई। गुवानियन। अगले दिन गुवानियन ने चांगनिंग बेस तक जाने की तैयारी की, जो होटल से थोड़ा दूर था। यह बेस हाईकांग बेस से छोटा था, लेकिन सनशाइन बेस से कहीं बेहतर था। इसमें ज्यादातर लेवल 2 और 3 की क्षमता वाले लोग रहते थे, कुल मिलाकर लगभग 200 लोग। यद्यपि वह स्थान काफी दूर था, परंतु अब उसके पास कार थी, इसलिए यदि वह गाड़ी चलाकर जाए तो अंधेरा होने से पहले अवश्य वापस आ सकती थी। बेस छोड़ने से पहले उसने सुअर के मांस और पत्ता गोभी के पकौड़े लिए। सिस्टम ने सोच समझकर उन्हें एक टेकआउट कंटेनर में पैक कर दिया, साथ ही स्प्राइट की एक बोतल भी, जो उसे दिन के लंच के तौर पर परोसी गई। सिस्टम द्वारा उसे दी गई कार होटल के पीछे पार्किंग में खड़ी थी। यह एक सफेद रंग की सेडान कार थी, जो सामान्य कार की तरह थी, जिसमें आराम से 4 से 5 लोग बैठ सकते थे। गुवानियन कार में बैठी और आदतन अपनी सीट बेल्ट बांध ली। अपने स्थानांतरण से पहले उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस था और वह ड्राइविंग में काफी कुशल थी। सिस्टम ने उसे बताया कि ईंधन खत्म होने की चिंता न करें, वह अपनी इच्छानुसार गाड़ी चला सकती है। इसलिए गुवानियन होटल से चला गया। जूशी होटल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। उसने हाथ हिलाकर मुस्कुराते हुए कहा, शुभकामनाएं बॉस। बहुत सारे ग्राहक वापस लाओ। जब गुवानियन चांगनिंग बेस पर पहुंची तो दोपहर भी नहीं हुई थी। उसने कार थोड़ी दूर पर पार्क की, फिर चलकर देखा कि कई लोग गेट पर प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े हैं, तथा 3 गार्ड अंदर जाने वालों से बात कर रहे हैं। गुवानियन ने पूछताछ की और पता चला कि चांगनिंग बेस में प्रवेश करने के लिए स्तर 2 और उससे ऊपर के क्षमता उपयोगकर्ताओं को केवल थोड़ी मात्रा में आपूर्ति का योगदान करने की आवश्यकता थी। दूसरे स्तर से नीचे वालों को या तो 5 स्तर 1 या उससे अधिक क्रिस्टल सौंपने पड़ते थे, या बड़ी मात्रा में आपूर्ति सौंपनी पड़ती थी। इससे उसके सामने समस्या खड़ी हो गई। उसके पास न तो कोई योग्यता थी, न ही उसके पास कोई क्रिस्टल या बड़ी मात्रा में आपूर्ति थी। इस समय सिस्टम बोला, मेजबान के बैकपैक में 5 लेवल 1 क्रिस्टल रख दिए गए हैं। वास्तव में गुवानियन ने तुरंत अपना बैग उतारा और उसे खोला तो पाया कि उसके अंदर वास्तव में 5 लेवल 1 क्रिस्टल थे। सिस्टम, आप मुझे क्रिस्टल भी दे सकते हैं, लेकिन मैंने अभी तक कोई भी कार्य पूरा नहीं किया है। मुझे मुफ्त में क्रिस्टल देना क्या नियमों का उल्लंघन नहीं होगा? गुवानियन अब इस प्रणाली को अपनी प्रणाली मानती थी, नहीं, अपनी प्रणाली मानती थी, और स्वाभाविक रूप से नहीं चाहती थी कि इसे दंडित किया जाए। यह इस तरह है, मेजबान। क्योंकि आप होटल के व्यवसाय के लिए ग्राहकों की भर्ती करने चांगनिंग बेस आ रहे हैं, इसलिए चांगनिंग बेस में प्रवेश करने में आपकी मदद करने के लिए मेरा आपको क्रिस्टल देना नियमों का उल्लंघन नहीं है।
अच्छा ऐसा है, गुवानियन समझ गया। लेकिन फिर उसने कुछ और सोचा और पूछा, रुको, अगर तुम क्रिस्टल बना सकते हो तो सीधे क्रिस्टल के बदले अंक क्यों नहीं ले लेते? सिस्टम उसकी मूर्खता से थोड़ा परेशान लग रहा था और एक पल बाद बोला, मैं एक प्रबंधन प्रकार का सिस्टम हूँ। ग्राहकों के पास जो चीजें होती हैं उनसे पॉइंट्स का आदान प्रदान किया जाना चाहिए और फिर होटल में गिनती के लिए खर्च किया जाना चाहिए। गुवानियन ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि यह बात सही है। अन्यथा सिस्टम में सभी खाद्य, पेय, मनोरंजन और उपयोगिताओं के साथ क्या यह आसानी से अंकों का आदान प्रदान नहीं कर सकता और हर महीने आसानी से नंबर 1 नहीं बन सकता? हाँ हाँ, मैं अभी बेवकूफ़ी कर रही थी, बस इसे भूल जाओ, गुवानियन ने शर्मिंदगी से कहा। सिस्टम ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, यह सिस्टम कुछ भी नहीं भूलता। गुवानियन उसने लेवल 1 क्रिस्टल लिया और कतार में लग गई। जब उसकी बारी आई तो गेट पर खड़े गार्ड ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, तुम अकेली आई हो? हाँ, गुवानियन ने कहा, मैं कोई योग्यता उपयोग करता नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास यहाँ 5 तरह क्रिस्टल हैं। क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? गार्ड कुछ आश्चर्यचकित था। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एक लड़की जो इतनी कमजोर दिखती है और जिसके पास कोई क्षमता नहीं है, वह अब तक अकेले जीवित रह सकती है, और उसके पास क्रिस्टल भी हैं। क्या वो किसी तरह की भाग्यशाली थी? उसकी किस्मत इतनी अच्छी कैसे हो सकती है? लेकिन उसने तुरंत अपना संयम वापस पाया और गंभीरता से कहा, बेशक तुम कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, एक बार जब तुम चांगनिंग बेस में प्रवेश कर जाओगे तब भी तुम्हें आपूर्ति के लिए क्रिस्टल या रहने की जगह की आवश्यकता होगी। अन्यथा तुम्हें यहाँ भूखे रहना होगा और मुश्किल से सोना होगा। हम समझ गया। धन्यवाद। गुवानियन ने क्रिस्टल सौंप दिए और चांगनिंग बेस में प्रवेश किया। वैसे भी वह यहाँ खाने या रहने की योजना नहीं बना रही थी। उसे बस अपने होटल का थोड़ा प्रचार करना था और फिर चले जाना था। चांगनिंग बेस में प्रवेश करने के बाद उसने पाया कि यह हर तरह से सनशाइन बेस से कहीं बेहतर था। कम से कम सड़क के दोनों ओर बनी इमारतें ठीक ठाक दिख रही थीं, कहीं कहीं अपार्टमेंट वाली इमारतें भी दिख रही थीं। सड़कें साफ सुथरी थीं और यहाँ तक कि लोग स्टॉल लगाकर किसी अनजानी चीज से बने पैनकेक भी बेच रहे थे। ये पैनकेक बिल्कुल ही बेस्वाद लग रहे थे, फिर भी इनके लिए काफी लोग कतार में खड़े थे। गुवानियन को उन्हें आजमाने में कोई दिलचस्पी नहीं थी और उसके पास उन्हें खरीदने के लिए अतिरिक्त क्रिस्टल भी नहीं थे। वह बस होटल का शीघ्र प्रचार करना चाहती थी। हालांकि कई लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं, लेकिन चांगनिंग बेस में व्यवस्था सनशाइन बेस से कहीं बेहतर थी। वहां समय समय पर कई वर्दीधारी गश्त लगाते रहते थे, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके साथ कुछ करे। उसने देखा कि 7-8 लोग पास में ही बातें कर रहे थे और वह तुरंत वहां चली गई और वहां बातचीत शुरू करने के लिए तैयार हो गई। मेरे पास बमुश्किल ही कोई क्रिस्टल कोर बचा है। अगर यही हाल रहा तो हमें यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। क्या हमें कल बाहर जाना चाहिए? मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। जॉम्बी से फिर से लड़ना हो सकता है कि हमें क्रिस्टल कोर भी न मिले। यह बहुत ही परेशान करने वाला है। ठीक है, निराश मत हो। लेवल 1 के जॉम्बी अभी भी हमारे लिए काफी आसान हैं। हमें जो भी क्रिस्टल कोर मिलेंगे हम उन्हें बांट लेंगे। जब वे उत्साहपूर्वक बातचीत कर रहे थे, अचानक एक कर्कश महिला की आवाज गूंजी, सभी को नमस्कार, क्या आपके पास मुझसे बात करने का समय है? सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। यह देखकर कि वह एक सुंदर लड़की थी और वह साफ सुथरी दिख रही थी, किसी ऐसी लड़की की तरह नहीं जो सर्वनाश से तबाह हो गई हो। हर कोई थोड़ा आश्चर्यचकित था, लेकिन वे सभी सभ्य लोग थे, इसलिए शुरुआती आश्चर्य के बाद यह सोचकर कि वह बेस में एक नवागंतुक है और उनसे सवाल पूछ रही है, उनमें से एक ने विनम्रता से कहा, आप किस विषय पर बात करना चाहेंगे? गुवानियन ने एक बहुत ही सामान्य मुस्कान दिखाते हुए कहा, यह कुछ इस तरह है, मैंने स्टारी रिवर स्क्वायर पर एक होटल खोला है। इसमें पानी, बिजली और अन्य जरूरी चीजें हैं। अगर आपकी रुचि हो तो आप आकर देख सकते हैं। आप सभी के पास अभी भी कुछ क्रिस्टल कोर होने चाहिए, है ना? क्रिस्टल कोर को काफी पॉइंट्स में बदला जा सकता है। यद्यपि यह बेस सनशाइन बेस से थोड़ा दूर था, फिर भी यह सिटी ए में था और अधिकांश निवासी सिटी ए से थे, इसलिए वे सभी स्टारी रिवर स्क्वायर के बारे में जानते थे। यह सुनकर सभी लोग दंग रह गए। एक होटल? तुमने इसे खोला? होटल में अभी भी सामान है? सुंदर महिला, आप ऐसी बातें लापरवाही से नहीं कह सकती। क्या आपको डर नहीं है कि कोई आपका फायदा उठा लेगा? स्टारी रिवर स्क्वायर क्या वह शॉपिंग मॉल नहीं था? सबने एक साथ प्रश्न पूछे।
इस समय एक अन्य व्यक्ति बोला, मुझे याद है कि कुछ दिन पहले सनशाइन बेस से कोई व्यक्ति आया था और उसने एक होटल के बारे में कुछ बताया था, लेकिन उसने कहा कि उसे इस पर विश्वास नहीं है, इसलिए वह वहां नहीं गया। हाँ, मैंने पहले सनशाइन बेस में कुछ प्रचार किया था, गु वानियन ने मुस्कुराते हुए कहा। जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया वे मेरे होटल में पहले ही चेक इन कर चुके हैं। वहां के हालात बहुत अच्छे हैं। मुझे विश्वास है कि एक बार कोई वहां रुक जाए तो वह वहां से जाना नहीं चाहेगा। सर्वनाश में किसी ने भी ऐसी बातें कहने का साहस नहीं किया, लेकिन उन्होंने देखा कि गु वानियन के चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। वह जरा भी दोषी नहीं लग रही थी। अच्छा, क्या वहां महंगा है? उनमें से एक ने हिचकिचाते हुए पूछा। आपके पास किस तरह का सामान है? कमरे कैसे हैं? आप सभी के पास क्रिस्टल कोर होने चाहिए, है ना? एक लेवल 1 क्रिस्टल कोर को 1000 पॉइंट्स में बदला जा सकता है और एक रात रुकने के लिए 10 पॉइंट्स लगते हैं। बेशक होटल में दूसरी चीजें भी पॉइंट्स से खरीदनी पड़ती हैं। क्रिस्टल कोर के अलावा दूसरी चीजें भी पॉइंट्स से बदली जा सकती हैं, लेकिन अपेक्षाकृत कम। जहां तक सामान की बात है तो इस समय वे काफी हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास गर्मागर्म व्यंजन, चावल के नूडल्स, हॉट पॉट, बारबेक्यू, ड्रिंक्स वगैरह हैं। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगा। गु वानियन के बोलना समाप्त करने से पहले ही वे आश्चर्य से चिल्ला उठे। सचमुच? आपके पास हॉट पॉट और बारबेक्यू भी है? यह कैसे संभव है? क्या तुम्हें यकीन है कि वह होटल तुम्हारा है? किसी ने उसे तुमसे क्यों नहीं छीना? गु वानियन ने शांति से कहा, अगर मैं सर्वनाश में एक होटल खोल सकता हूं तो स्वाभाविक रूप से मेरे पास कुछ क्षमताएं होनी चाहिए। क्या आपको नहीं लगता? सटीक रूप से कहें तो यह उसकी प्रणाली थी जिसमें क्षमताएं थीं। हे, लेकिन बाउंड सिस्टम का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। खैर, जब तक वह ग्राहकों को आकर्षित कर सकती थी और सिस्टम के लिए अंक अर्जित कर सकती थी, तब तक यह पर्याप्त था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत शांत दिख रही थी, लेकिन हर कोई यही सोचता था कि वह कोई रहस्यमयी बड़ी हस्ती है। आखिरकार एक रहस्यमयी बड़े व्यक्ति द्वारा आपूर्ति के साथ एक होटल खोलना इतना अकल्पनीय नहीं लगता था। एक और सवाल है जिसका जवाब मैंने पहले नहीं दिया। इस समय होटल के कमरों की तुलना प्रलय से पहले के आलीशान होटल स्वीट्स से तो नहीं की जा सकती, लेकिन वे साफ सुथरे जरूर हैं। सबसे जरूरी बात, वे सुरक्षित हैं। वहां रहकर आप सभी ज़ॉम्बी, प्राकृतिक आपदाओं वगैरह का सामना कर सकते हैं। गु वानियन जितना अधिक बोलती गई, लोग उतने ही अधिक उत्साहित होते गए। बाद में अधिकाधिक लोग यह जानने के लिए आए कि क्या हो रहा है। शुरुआती 7 या 8 लोग अभी भी उत्साहित थे, इसलिए उन्होंने दूसरों को समझाने की पेशकश की। बेशक अभी भी कुछ लोग थे जो विश्वास करते थे और कुछ लोग नहीं करते थे। यह देखकर कि प्रचार प्रभाव प्राप्त हो गया था, गु वानियन ने अपनी आवाज उठाई और एक बार फिर जोर दिया, मेरा होटल स्टारी रिवर स्क्वायर पर है। चाहे आप एक क्षमता उपयोगकर्ता हो या एक साधारण व्यक्ति, मेरा होटल सभी का स्वागत करता है। हम आपके संरक्षण की आशा करते हैं। यह कहने के बाद उसने धैर्यपूर्वक कुछ और लोगों के प्रश्नों के उत्तर दिए, फिर चली गई। अब तक तो प्रचारात्मक प्रभाव काफी अच्छा लग रहा है। लगभग आधे लोगों ने उस पर विश्वास किया। अब वह वापस जाकर ग्राहकों के आने का इंतजार कर सकती थी। गु वानियन बेस से निकलकर अपनी कार में वापस आ गई। दोपहर हो चुकी थी। दोपहर के भोजन का समय काफी बीत चुका था और गु वानियन का पेट भूख से गुर्रा रहा था। उसने पकौड़ी वाला खाने का डिब्बा उठाया और उसे खोला। पकौड़े अभी भी गर्म थे, मानो अभी अभी बर्तन से निकले हों, और उनमें से स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। उसने पकौड़े खाए और स्प्राइट के कुछ घूंट लिए। इस समय उसने अचानक देखा कि एक व्यक्ति को लाशों द्वारा पीछा किया जा रहा है, जो उसकी कार की ओर पागलों की तरह दौड़ रहा है। वह व्यक्ति यह नहीं देख सका कि कार की खिड़की के अंदर कोई है या नहीं, इसलिए उसने सहज रूप से चिल्लाकर कहा, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। गु वानियन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, लेकिन फिर उसे याद आया कि जब वह बाहर थी तो उसे बिना किसी अच्छे कारण के किसी भी व्यक्ति या चीज में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं थी। दूसरे शब्दों में, वह इस व्यक्ति को नहीं बचा सकी। हालांकि वह थोड़ा हिचकिचा रही थी, फिर भी उसने अपना सिर दूसरी ओर घुमा लिया। यदि परिस्थितियां अनुमति देती तो वह दूसरों की मदद कर सकती थी, लेकिन वह कभी भी दूसरों के लिए खुद को नुकसान नहीं पहुंचाती थी। उसे अनगिनत विशेषाधिकार प्राप्त थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे नियमों का पालन करना पड़ता था। यदि वह नियमों का पालन नहीं करती तो परिणाम निश्चित रूप से गंभीर होते। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वह हमेशा खुद को प्राथमिकता देती थी। इस सर्वनाशकारी दुनिया में अनगिनत लोग मर चुके थे।
वह केवल होटल को अच्छी तरह चला सकती थी और अधिक लोगों को आश्रय प्रदान कर सकती थी। बाकी के लिए वह और कुछ नहीं कर सकती थी। उस व्यक्ति की चीख सुनकर गु वानियन ने खुद को संभाला और जाने के लिए कार स्टार्ट कर दी। 3 दिन बाद मुरो बेस पर, भाई चेंगयू, मेरे फोन की बैटरी फिर से खत्म हो गई है। एन कैरो ने अपना काली स्क्रीन वाला फोन पकड़ा और गु चेंगयू की और मुंह बनाते हुए कहा। गु चेंगयू ने फोन लिया, उसके सिर पर थपथपाया और विनम्रता से कहा, चिंता मत करो, मैं किसी को क्रिस्टल कोर का उपयोग करके बिजली उत्पन्न करने के लिए कहूंगा और आपके फोन को तुरंत पूरी तरह से चार्ज कर दूंगा। भाई चेंगयू, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। एन कैरो ने खुशी से खुद को उसकी बाहों में फेंक दिया और उसके गाल पर चुंबन लिया। तभी अचानक कमरे के बाहर से एक अधीनस्थ की आवाज आई, बॉस, मुझे आपको कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट देनी है। गु चेंगयू ने अन कैरो को पकड़ते हुए सहजता से कहा, अंदर आओ। अधीनस्थ अंदर आया, अन कैरो की ओर देखा, फिर बोला, बॉस, मैंने सुना है कि सिटी ए में एक होटल खुला है। यह काफी रहस्यमय है। एक होटल? यह शायद एक नया अड्डा है, गु चेंगयू ने व्यंग्य किया। नहीं नहीं, यह वास्तव में एक होटल है। कहा जाता है कि यह एक बड़ी इमारत है और इसके अंदर प्रचुर मात्रा में सामान मौजूद है। प्रचुर आपूर्ति के बारे में सुनकर गु चेंगयू और अन कैरो दोनों की रुचि बढ़ गई। हालांकि यहाँ उनके पास रसद की कोई कमी नहीं थी, फिर भी यह तो प्रलय ही था। उनके पास इतनी ज्यादा रसद कैसे हो सकती थी? उनके पास क्या क्या सामान है? कितना? अन कैरो ने पूछा। ठीक है, मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता, लेकिन जरूर काफी होगा, वरना वह उस होटल को नहीं चला पाती। मैंने सुना है कि अब वहां काफी मेहमान आते हैं। एन कैरो और गु चेंगयू ने एक दूसरे को देखा। राउरो, तुम क्या सोचते हो? गु चेंगयू ने पूछा। बड़े भाई चेंगयू, मुझे लगता है कि हम उस होटल मालिक से बात करके उसे अपना सामान यहां लाने के लिए कह सकते हैं। आप उसे कोई आधिकारिक पद दे सकते हैं, एन कैरो ने मासूमियत से कहा। इससे दोनों पक्षों को फायदा होगा, है ना? आखिर मुरुओ बेस की सुरक्षा कौन नहीं चाहेगा? गु चेंगयू ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा। राउरो, तुम बहुत दयालु हो। अधीनस्थ का मुंह फड़कने लगा, बोलने में झिझक होने लगी। गु चेंगयू ने ध्यान दिया और कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने सुना है कि होटल मालिक बहुत ही दबंग है, माथक ने गंभीरता से कहा। कुछ दिन पहले हाईकांग बेस से ये गांवफेई कुछ आदमियों को लेकर होटल पर कब्जा करने की कोशिश में था। वे हाईकांग बेस वापस नहीं लौटे। गु चेंगयू की भौहें तुरंत सिकुड़ गईं। वह ये गांवफेई को जानता था। हालांकि वह खुद जितना ताकतवर नहीं था, फिर भी ये गांवफेई में कुछ हुनर जरूर थे। उसके अधीन उच्चस्तरीय योग्यता वाले लोग भी थे। वे उस होटल में कैसे गिर सकते थे? और भी अधीनस्थ की हिचकिचाहट देखकर गु चेंगयू अधीर हो गया। और क्या? इसे उगल दो। वे कहते हैं कि किसी ने डायनासोर देखे थे। गु चेंगयू और अन कैरो दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। हाँ हाँ हाँ, गु चेंगयू जल्द ही हंस पड़ा। डायनासोर? तुम में हिम्मत है। तुम्हें क्या लगता है यह कौन सा युग है? क्या तुमने समय यात्रा की थी? या डायनासोर ने? हाँ हाँ हाँ, हालांकि एन कैरो की आंखों में एक विचारपूर्ण चमक थी। यह सच है, अधीनस्थ ने जल्दी से कहा। वैसे भी वह होटल रहस्यमय है। अगर हमें उनकी आपूर्ति चाहिए तो हमें सावधानीपूर्वक योजना बनानी होगी। बड़े भाई चेंगयू, उनकी बात सही है, एन कैरो ने कहा। एन कैरो की सहमति सुनकर गु चेंगयू तुरंत गंभीर हो गया। राउरो, मैं आपकी बात सुनूंगा, एन कैरो ने आगे कहा। हालांकि मुझे भी डायनासोर की कहानी पर यकीन करना मुश्किल लगता है, लेकिन ऐसी अफवाहें अचानक से नहीं फैलती। इसके अलावा क्या हाल ही में बाहर कुछ उत्परिवर्ती जानवर दिखाई नहीं दिए हैं? मुझे लगता है कि होटल में या तो कोई उत्परिवर्ती जानवर है जो डायनासोर जैसा दिखता है, या फिर कोई शक्तिशाली उच्चस्तरीय मानसिक क्षमता वाला व्यक्ति है जो लोगों को भ्रम दिखा सकता है। गु चेंगयू ने सिर हिलाया और अधीनस्थ से पूछा, क्या आपने इस बारे में कुछ सुना है कि होटल का मालिक वास्तव में कौन है? मैंने सुना है कि यह एक युवा लड़की है। सर्वनाश के बाद गु चेंगयू ने कई दुर्जय महिला योद्धाओं को देखा था, इसलिए उन्हें इस जानकारी से ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। एन कैरो अचानक मुस्कुराया। एक लड़की? बड़े भाई चेंगयू, मैंने एक अच्छी योजना सोची है। मेरा राउरू बहुत चालाक है। जल्दी बताओ, तुमने कौन सी अच्छी योजना बनाई है? तुरंत जवाब देने के बजाय एन कैरो ने अधीनस्थ से कहा, जाओ और मिंग्यू को बुला लाओ। हाँ, गु चेंगयू कुछ नाखुश लग रहा था। तुम उसे क्यों बुला रही हो? तुम्हें पता है कि वह तुम्हारे बारे में कैसा महसूस करता है। चिंता मत करो बड़े भाई चेंगयू, तुम जल्द ही समझ जाओगे। थोड़ी देर बाद एक सुंदर युवक अंदर आया। उसके चेहरे का आकार गु चेंगयू से कुछ मिलता जुलता था। यह गु चेंगयू का छोटा भाई गु मिंगयू था।
मिंग्यू एन कैरो ने मुस्कुराते हुए उसका अभिवादन किया। गु मिंग्यू ने सिर हिलाया। उसका चेहरा भावहीन था, लेकिन उसकी आंखों में एक गहरी लालसा थी जब उसने एन कैरो को देखा। मेरी बात सुनो। चूंकि होटल की मालकिन एक लड़की है और वह बहुत सक्षम है, तो क्यों न हम पहले मिंग्यू को भेजकर स्थिति का जायजा लें, अन कैरू ने कहा। बहन रोरू, आपका मतलब उस होटल से है जिसके बारे में आजकल सब बात कर रहे हैं? गु मिंग्यू ने पूछा। हाँ वही है, एन कैरू ने कहा। मिंग्यू होशियार है और छठे स्तर की वायु क्षमता का उपयोग करता है। तुम्हें खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर वह यहीं रुकी और दोनों गु भाई असमंजस में उसकी ओर देखने लगे। मिंग्यू बहुत सुंदर है। अगर हम होटल मालिक को तुम्हारे प्यार में डालने का कोई तरीका खोज लें, तो क्या इससे हमारी बहुत सारी समस्याएं हल नहीं हो जाएंगी? हे गु चेंग्यू को अचानक समझ आ गया, यह सही है। क्या बढ़िया विचार है। हालांकि गु मिंग्यू को थोड़ा दुख हुआ। क्या बहन रोरू वाकई चाहती थी कि वह किसी और औरत के साथ संबंध बनाए? ऐसा लग रहा था कि उसके मन में उसके लिए कोई भावना ही नहीं थी, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब तक बहन रोरू खुश थी, वह खुश था। इसलिए बहन राउरू जो भी उससे करवाना चाहती थी, वह उसे पूरा करने की पूरी कोशिश करता था। मिंग्यू, क्या तुम यह कर सकते हो? एन कैरो ने उसकी ओर आशा भरी निगाहों से देखा। हम्मा, गु मिंग्यू ने सिर हिलाया। मैं जाऊंगा। मुझे विश्वास है कि मिंग्यू के रूप और क्षमताओं को देखते हुए वह निश्चित रूप से सफल होगा। यह एकदम सही है, न केवल हमें सामान मिलेगा, बल्कि मुझे एक भाभी भी मिल जाएगी, गु चेंग्यू ने हंसते हुए कहा। गु मिंग्यू ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन मजाक का जवाब नहीं दिया, क्योंकि गुवानियन कुछ प्रचार करने के लिए चांदनिंग बेस गए थे, इसलिए होटल में पिछले कुछ दिनों में काफी नए मेहमान आए थे। अब तीसरी मंजिल के सभी कमरे भर चुके थे और कमरा संख्या 401 भी ले लिया गया था। केवल कमरा संख्या 402 खाली रह गया। गुवानियन थोड़ा चिंतित था। ऐसा प्रतीत होता है कि उसने नवीनतम अपने हृदय के प्रति सच्चे रहो कार्य में कोई प्रगति नहीं की है। यदि वह इसे पूरा नहीं कर पाती तो उसे पुरस्कार से वंचित होना पड़ता। यदि अधिक अतिथि आ गए तो होटल में पर्याप्त कमरे नहीं होंगे। क्या यह अंक अर्जित करने के अवसरों की बर्बादी नहीं होगी? जब गुवानियन लॉबी में इधर उधर घूम रही थी और यह सोचने में लगी थी कि अपने दिल के प्रति सच्चे रहो कार्य को कैसे पूरा किया जाए, तभी एक और अतिथि आ पहुंचा। बेशक वेटर जूशी के आसपास होने के कारण उसे इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए उसने नए मेहमान को हल्का सा इशारा किया और अपने विचार जारी रखे। हालांकि नया लड़का काफी सुंदर था, लेकिन अभी उसे सुंदर लड़कों को देखने में कोई रुचि नहीं थी। पीस होटल में आपका स्वागत है, सर, शूशी ने अपने वेटर वाली मुस्कान बिखेरी। क्या आप चेक इन करना चाहेंगे? नवागंतुक गु मिंग्यू था। उसने सबसे पहले गुवानियन की ओर देखा, फिर होटल की लॉबी में इधर उधर देखा और फिर फ्रंट डेस्क के पास जाकर पूछा, इस होटल में क्या मामला है? शूशी पहले से ही मेहमानों को यह बात समझाने में माहिर थे, इसलिए उन्होंने तुरंत विस्तृत व्याख्या शुरू कर दी। सुनने के बाद गु मिंग्यू ने सिर हिलाया और एक स्तर एक क्रिस्टल कोर निकालते हुए कहा, कृपया मुझे चेक इन करने में मदद करें। जरूर। कृपया हमारे होटल के नियम देख लें। गु मिंग्यू ने नियमों को ध्यान से पढ़ा और अपनी भौं को थोड़ा ऊपर उठाया। होटल में प्रवेश करने के बाद से ही उसने सुरक्षाकर्मी जैसा कोई व्यक्ति नहीं देखा था और उसके सामने बैठा वेटर भी एक साधारण व्यक्ति ही लग रहा था। जहां तक बगल वाली लड़की की बात है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उसके पास भी कोई विशेष योग्यता नहीं है। उसे आश्चर्य हुआ कि होटल मालिक वास्तव में किस प्रकार का व्यक्ति था। अपने कमरे की चाबी प्राप्त करने के बाद गु मिंग्यू ने सहजता से जूशी से पूछा, क्या आप इस होटल के मालिक हैं? मैं नहीं हूं, मैं तो बस वेटर हूं। हमारा बॉस वही है। जब गु मिंग्यू ने देखा कि जूशी किस दिशा की ओर इशारा कर रहा था, तो वह क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया और फिर उसकी नजर गु वानियन पर पड़ी। वह जानता था कि होटल मालकिन एक जवान औरत है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह इतनी नाजुक सी दिखने वाली लड़की होगी। बेशक वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन उसमें कोई खास योग्यता नहीं दिख रही थी। उसने इतने बड़े होटल को इतने संसाधनों के साथ और इतने सख्त नियम कानून कैसे बनाए? गु वानियन ने महसूस किया कि गु मिंग्यू उसे घूर रहा है और उसने थोड़ा सा मुंह बनाया। उसे बिना किसी स्पष्ट कारण के लोगों का घूरना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने गु मिंग्यू को नजरअंदाज किया और अपने कमरे में वापस चली गई। तभी अचानक गु मिंग्यू ने उसे पुकारा। बॉस, एक मिनट रुकिए। गु मिंग्यू ने गु वानियन के पास जाकर एक आकर्षक मुस्कान बिखेरते हुए कहा, मैं अभी अभी इस होटल में आया हूं और मुझे इससे ज्यादा परिचय नहीं है। क्या आप मुझे होटल दिखा सकते हैं?
प्लीज गुवानिन, क्या वह ठीक से बोल नहीं सकता? वह इतनी बेवकूफी भरी मुस्कान क्यों दे रहा है? वह इस आदमी से निपटने के लिए परेशान नहीं हो सकी और उसने जोशी को देखा। जोशी ने तुरंत कहा, अतिथि, यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इतने सारे मेहमानों के साथ पहली बार आने पर सभी उलझन में थे और सभी जानते थे कि जानकारी के लिए स्टाफ से पूछना जरूरी है। अब जबकि वह यहीं था, फिर भी यह आदमी बॉस से पूछने पर अड़ा रहा। क्या वह उस पर नजर रख रहा था? मैं इससे पहले कि गुमिंग्यू कुछ और कह पाता, गुवानिन पहले ही उसके पास से निकलकर चला गया। गुमिंग्यू की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं, वह कुछ अप्रसन्न महसूस कर रहा था। उसे अपने अच्छे रूपरंग पर गर्व था, क्योंकि प्रलय से पहले उसे कैंपस के सबसे दिलों की धड़कन माना जाता था। हमेशा कई लड़कियां उसके पीछे पड़ी रहती थीं, और जब वह लड़कियों से बात करता था तो वे आसानी से शर्मा जाती थीं और हकलाने लगती थीं। यहाँ तक कि अनकैरू भी उससे बात करते हुए शर्मा जाता था। अगर उसका बड़ा भाई न होता तो अनकैरू उसके साथ होता, लेकिन अब इस होटल के मालिक ने उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि सर्वनाश के बाद से उसका आकर्षण कम हो गया हो? नामुमकिन। बेस में अभी भी बहुत सी लड़कियां थीं जो उसे पसंद करती थीं। गुमिंग्यू के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। यह होटल मालिक बड़ा दिलचस्प था। वह उसके राज उजागर करने, फिर उसका दिल जीतने और उसे होटल और उसके सारे संसाधन स्वेच्छा से सौंपने पर तुला हुआ था। तब तक सिस्टर रॉ निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा से भर चुकी होगी। उस शाम गुवानियन कोला के साथ कैफेटेरिया में खाना खा रहा था। कोला बड़े चाव से खा रहा था। इतने दिनों तक अच्छे पोषण के बाद उनके चेहरों पर थोड़ा मांस आ गया था, अब पहले जैसा दुबलापन नहीं रहा। गुवानियन के लिए भी यही सच था। उसे लगा कि उसका वजन कुछ बढ़ गया है, लेकिन अब उसके लिए वजन बढ़ना सामान्य बात थी। आखिरकार जब वह पहली बार यहाँ आई थी तो यह शरीर बहुत पतला था। तभी अचानक एक व्यक्ति उनकी मेज के पास आया और उनके सामने खाने की 2 प्लेटें रख दीं। गुवानियन ने ऊपर देखा तो पता चला कि यह पहले वाला नया पुरुष अतिथि था जो इतनी मूर्खतापूर्ण मुस्कान दे रहा था। मिस गुमिंग्यू फिर से मुस्कुराया, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वहां पहुंचने के बाद से वह बिल्कुल भी खाली नहीं बैठा था। उसने आसपास पूछताछ की और पता चला कि मालिक का उपनाम गु था। उनका उपनाम एक ही था, जिससे उसे उसके करीब आने का एक और बहाना मिल गया। गुवानियन ने चारों ओर देखा। हालांकि अब मेहमान अधिक थे, कैफेटेरिया बड़ा था और हर कोई यहाँ खाना खाने नहीं आता था, इसलिए अभी भी कई सीटें खाली थीं। इस आदमी ने उसकी मेज पर बैठने पर जोर क्यों दिया? इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती, कोला ने पूछ लिया, श्रीमान, यहाँ तो और भी बहुत सी सीटें हैं, आप हमारे साथ क्यों बैठना चाहते हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि तुम दोनों बहुत प्यारे हो, गुमिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। कोला ने एक क्षण सोचा, फिर बोली, देखो, यह सुंदर व्यक्ति नहीं चाहता कि तुम यहाँ बैठो। क्या तुम कृपया कहीं और बैठ सकते हो? गुवानियन अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसे पहले कभी यह एहसास नहीं हुआ था कि कोला इतनी छोटी जंगली हो सकती है। सौभाग्य से उसी समय उसने जुआंग शियाओक्सिया को अंदर आते देखा और कहा, यह सीट ले ली गई है। यह सुनकर गुमिंग्यू के पास अपना खाना लेकर वहां से चले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वह और भी निराश हो गया। उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। जुआंग शियाओक्सिया अंडे वाले तले हुए चावल की एक प्लेट लेकर आया। गुमिंग्यू की ओर देखा, फिर गुवानियन से कहा, छोटी बहन, तुम्हें उस आदमी से सावधान रहना होगा। क्यों? गुवानियन ने पूछा। आज दोपहर मैंने उसे लगातार तुम्हारे बारे में पूछते देखा, जुआंग शियाओक्सिया ने कहा। मुझे लगता है उसके कुछ छिपे हुए इरादे हैं। मैंने भी यही सोचा था, कोला ने गुस्से से कहा। इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि वह हमारे साथ बैठे। गुवानियन ने गहरी सोच में डूबकर अपनी ठुड्डी रगड़ी। क्या हुआ? जुआंग जियाओक्सिया ने चिंतित भाव से उसकी ओर देखा। तुम सच में उसकी ओर आकर्षित तो नहीं हुई हो? वह काफी सुंदर है, लेकिन तुम उसके चेहरे को इतनी आसानी से धोखा नहीं दे सकती। बिल्कुल मिस बाई की तरह, जिसे उस कमीने वेई फेंगुआ ने इतने लंबे समय तक बेवकूफ बनाया था। गुवानियन वास्तविकता में वापस आ गई और हंसते हुए बोली, चिंता मत करो, मुझे किसी पुरुष को खोजने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वह ऐसा करती भी तो वह निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को नहीं चुनती जो इतनी मूर्खतापूर्ण मुस्कान देता हो। इसके अलावा अगर जुआंग शियाओक्सिया ने जो कहा वह सच था तो उसे यह भी संदेह था कि वह आदमी किसी उद्देश्य से आया था। गुवानियन ने कुछ देर तक सोचा, फिर अचानक मुस्कुरा दी। आखिरकार वह इस होटल की प्रभारी थी। अगर उस आदमी के इरादे वाकई बुरे थे तो वह सिस्टम से उसे बाहर निकलवा सकती थी। इससे पहले वह उसे सिस्टम में कुछ और अंक जोड़ने दे सकती थी।
उसकी बहुमूल्य प्रणाली निश्चित रूप से इस बात से खुश होगी। कुछ ही देर बाद फू सिहेंग भी आ गया। उसने कैफेटेरिया में बस यूं ही इधर उधर देखा था, लेकिन जब उसने गु मिंग्यू को देखा तो वह अचानक रुक गया और फिर भौहें चढ़ा लीं। रात में देर से अब फेंग यांग की पारी थी। यद्यपि रात में बहुत कम मेहमान आए थे तथा होटल पूरी तरह से बुक हो चुका था, फिर भी उन्होंने कोई ढिलाई नहीं बरती तथा वे कर्तव्यनिष्ठा से रिसेप्शन पर बैठे रहे। यदि किसी अतिथि को कोई समस्या आ जाए और वह उसे ढूंढने आए तो क्या होगा? उसे एक सक्षम स्टाफ सदस्य होना था ताकि वह जूशी से पीछे न रह सके। तभी अचानक उसने देखा कि कोई उसकी ओर आ रहा है। उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि वह नया मेहमान गु मिंग्यू था जो उस दिन पहले ही आ गया था। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? फेंग यांग ने पूछा। कुछ खास नहीं, बस नींद नहीं आ रही थी तो टहलने निकल गया, गु मिंग्यू मुस्कुराया। इतनी देर हो गई है और तुम अभी भी ओवरटाइम कर रहे हो? फेंग यांग ने कंधे उचकाते हुए कहा। यह ओवरटाइम नहीं है, मैं नाइट शिफ्ट की रिसेप्शनिस्ट हूँ। मैं समझ गया, गु मिंग्यू ने सिर हिलाया। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई प्रलय के समय होटल चला सकता है। मैंने सुना है कि यहाँ स्टारी रिवर स्क्वायर पर एक बड़ा शॉपिंग मॉल हुआ करता था। वह होटल कैसे बन गया? तुम्हारे बॉस ने प्रलय के दौरान इसे कैसे बनवाया? मुझे नहीं पता, फैंग यांग ने कहा। जब मैं आया था तब यह होटल पहले से मौजूद था। लेकिन तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? यह कुछ नहीं है, बस जिज्ञासा है, गु मिंग्यू ने कंधे उचका दिए। फेंग यांग ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें एक सलाह देता हूं, जिज्ञासा ने बिल्ली को मार डाला। इस होटल में परेशानी पैदा न करना ही बेहतर है, वरना कोई भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यह होटल बहुत अच्छा है, मैं निश्चित रूप से यहीं रहना चाहता हूं, गु मिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा। फेंग यांग ने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ और नहीं कहा। गु मिंग्यू मन ही मन कोस रहा था। काश वह कोई महिला कर्मचारी होती तो वह अपनी खूबसूरती से उससे कुछ जानकारी जरूर हासिल कर लेता। सुबह गु वानियन जम्हाई लेते हुए नाश्ते के लिए कैफेटेरिया में आई। कोला बर्गर आज आलसी था और अभी तक नहीं उठा था। जब वह नाश्ते में क्या खाए इस पर विचार कर रही थी तो उसने अपने पीछे गु मिंग्यू की आवाज सुनी। मैनेजर गु, आप जल्दी उठ गए? उसने आंखें घुमाईं, लेकिन जब पलटी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ चुकी थी। हाँ, आप भी काफी जल्दी आ गए, मिस्टर गु। गु मिंग्यू आश्चर्यचकित हो गया, फिर मुस्कुराया और बोला, तो मैनेजर गु को मेरा नाम पहले से ही पता है? बेशक, गु वानियन ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा। कल उसने सुशी से नए मेहमान का नाम पूछा था। गु मिंग्यू, क्या यह पुस्तक में पुरुष नायक के भाई का नाम नहीं था? बेशक, गु वानियन को यकीन नहीं था कि क्या यह एक ही नाम का संयोग मात्र था। लेकिन गु मिंग्यू के आगमन के बाद से उसके असामान्य व्यवहार को देखकर उसे पहले से ही संदेह था। सबसे अधिक संभावना है कि उसे मुरुओ बेस के लोगों द्वारा भेजा गया था। होटल के रहस्यों को उजागर करने के अलावा उसके व्यवहार से पता चलता है कि वह शायद उसे बहकाना भी चाहता था। यद्यपि इस अनुमान से गु वानियन को बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने सोचा कि यह बहुत संभव है। गु वानियन की अस्पष्ट मुस्कान देखकर गु मिंग्यू को थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। आखिरकार मुरुओ बेस काफी प्रसिद्ध था, लेकिन वह हमेशा कम ही चर्चा में रहता था और शायद ही किसी को पता था कि गु चेंगेयू का एक छोटा भाई भी है, तो गु वानियन को शायद यह नहीं पता होगा कि वह मुरुओ बेस से था, है ना? अगर वह जानती भी थी तो भी कोई बात नहीं थी। गु वानियन के शक को दूर करने के उसके अपने तरीके थे। यह सोचकर गु मिंग्यू फिर मुस्कुराया और बोला, हम दोनों का उपनाम गु है। ऐसा लगता है कि हमारे बीच सचमुच कोई संबंध है। क्या बकवास कनेक्शन है? गु वानियन ने मन ही मन जवाब दिया, फिर मन ही मन सिस्टम से पूछा, सिस्टम, क्या हम सिर्फ गु मिंग्यू के लिए उपभोग की कीमतें बढ़ा सकते हैं? चलो उसे लूटते हैं और तुम्हारे लिए ज्यादा अंक कमाते हैं। बिल्कुल नहीं, सिस्टम ने कहा। यह अंतरतारकीय नियमों का उल्लंघन होगा। हम दोनों को सजा मिलेगी। गु वानियन को थोड़ी निराशा हुई। उसने गु मिंग्यू की बात अनसुनी कर दी, पकौड़ी की एक प्लेट और एक तला हुआ अंडा लिया, फिर मुड़कर चली गई। गु मिंग्यू का चेहरा एक बार फिर काला पड़ गया। कुछ हद तक निराश महसूस करते हुए उसने लापरवाही से कुछ खाना उठाया और गु वानियन के सामने बैठने ही वाला था कि अचानक किसी ने उससे पहले ही उसे पकड़ लिया। यह सीट ले ली गई है, फू सिहेंग ने ठंडे स्वर में कहा। तुम कौन हो? गु मिंग्यू ने अप्रसन्न होकर पूछा। मैं कौन हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, फू सिहेंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। पहले तुम अपनी पूंछ छुपा लो। गु मिंग्यू चौंक गया। उसने फू सिहेंग को गौर से देखा, फिर मुड़कर चला गया। मिस्टर फूत, गु वानियन ने हैरानी से पूछा।
आपने कैसे उस आदमी का नाम गु मिंग्यू है? वह मुरुओ बेस से है, वहां के प्रभारी गु चेंग्यू का छोटा भाई फू सिहेंग ने जल्दी से कहा। मैंने उसे पहले भी देखा है, लेकिन उसे मेरी याद नहीं है। मैनेजर गु, आपको सावधान रहना चाहिए। वह जरूर किसी मकसद से यहाँ आया होगा। इतना कहकर वह उठकर चला गया। गु वानियन अब समझ गई कि फू सिहेंग उसे चेतावनी देने आया था, लेकिन अब वह भी निश्चिंत हो सकती है। यह सिर्फ एक ही नाम का संयोग नहीं था। यह गु मिंग्यू दरअसल किताब के नायक का भाई था। बाई शुवेन की भविष्यवाणी सच हो गई थी। आन कैरू चतुर थी। सीधे उसके होटल पर हमला करने के बजाय उसने पहले एक खूबसूरत आदमी को उसे लुभाने के लिए भेजा। यह एक मनोवैज्ञानिक हमला था। पुस्तक में उल्लेख किया गया था कि गु मिंग्यू को अन कैरो पसंद था, इसलिए भले ही वह अपने भाई का प्रेम प्रतिद्वंद्वी था, उसने कभी भी मुरुओ बेस नहीं छोड़ा और हमेशा अन कैरो के लिए कुछ भी करने को तैयार था। अब वह होटल में आ गया था और उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसके इरादे स्पष्ट थे। सिस्टम, इसे बाहर फेंक दो, गु वानियन ने घृणा से कहा। इससे भी बेहतर है कि इसे सीधे ज्वालामुखी के गड्ढे में भेज दो और उसे मौजमस्ती करने दो। ठीक है मेजबान, सिस्टम ने कहा। अरे रुको, मैंने एक अच्छी योजना सोची है। हम उसे लूट सकते हैं और तुम्हारे लिए कुछ अंक कमा सकते हैं। काम पूरा होने के बाद हम उसे बाहर निकाल देंगे। गु वानियन को अचानक प्रेरणा मिली। क्या अच्छी योजना है, सिस्टम को तुरंत दिलचस्पी हो गई। मेरी बात सुनो। गु मिंग्यू अपने कमरे में इधर उधर घूम रहा था। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। वह इस बात पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था कि उसका आकर्षण इस हद तक कम हो गया है। यहाँ आने से पहले वह पूरे विश्वास से यह सोच रहा था कि होटल मालिक कुछ ही देर में उसके पैरों पर गिर पड़ेगा। पर अब तभी अचानक उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। यह कौन है, गु मिंग्यू ने पूछा। नमस्ते, मैं कमरा नंबर 204 से जुआंग जियाओक्सिया हूँ। आज मेरा जन्मदिन है और होटल के सभी लोग हॉट पॉट रेस्टोरेंट में खाने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। क्या आप हमारे साथ आना चाहेंगे? गु मिंग्यू मना करने ही वाला था, लेकिन फिर उसने सोचा कि वह इस अवसर का उपयोग गु वानियन के करीब जाने के लिए कर सकता है, इसलिए उसने कहा, ठीक है, मैं जल्द ही वहां पहुंच जाऊंगा। बहुत बढ़िया, जुआंग जियाओक्सिया ने कहा। हम सब वहां तुम्हारा इंतजार करेंगे। गु मिंग्यू को लगा कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह इसका कारण ठीक से नहीं बता पा रहा था। कुछ देर बाद वह हॉट पॉट रेस्टोरेंट पहुंचा और देखा कि अंदर वाकई बहुत से लोग थे। ऐसा लग रहा था कि होटल के सभी मेहमान वहां मौजूद थे, यहां तक कि 2 कर्मचारी शूशी और फांग यान भी वहां मौजूद थे। मिस्टर गु, आप यहां हैं, जुआंग जियाओक्सिया ने बड़ी मुस्कान के साथ कहा। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है, कृपया बैठ जाइए। जैसे ही गु मिंग्यू बैठा, उसने पूछा, मैनेजर गु कहाँ है? क्या वह नहीं आ रही है? मैनेजर गु जल्द ही यहाँ आएंगे, जुआंग शियाओक्सिया ने कहा। तो फिर क्या हम अभी से हॉट पॉट खाना शुरू कर दें? हाँ, मेहमानों ने खुशी से कहा। तो हम बिल कैसे चुकाएंगे? डोंगयू ने पूछा। क्या हम सब अपना खर्च खुद उठा रहे हैं? मैंने ही इस समारोह में सभी को आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपको अपने अंकों से भुगतान करने की अनुमति नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, मेरे पास भी ज्यादा अंक नहीं बचे हैं। मुझे डर है कि ये सब कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे। जैसे ही उसने यह बात कही, जुआंग शियाओक्सिया ने गु मिंग्यू को दयनीय नजरों से देखा। गु मिंग्यू, वह खोज किस लिए थी? हमारी मैनेजर को नेकदिल लोग सबसे ज्यादा पसंद हैं, शूशी ने कहा। और वह सिस्टर जियाओक्सिया के बहुत करीब हैं। अगर उन्हें पता चले कि किसी ने सिस्टर जियाओक्सिया का जन्मदिन मनाने में मदद की है, तो वह उस व्यक्ति को जरूर अलग नजरिए से देखेंगी। हाँ, पिछली बार जब मैंने किसी की मदद की थी, तो मैनेजर गु ने मेरी कई बार प्रशंसा की थी, एक अन्य अतिथि ने कहा। क्या ऐसा है? गु मिंग्यू का दिमाग काम करने लगा। वह मुस्कुराए और बोले, ऐसी स्थिति में आज मैं आपका बिल चुका देता हूँ। सच में? जुआंग जियाओशिया ने आश्चर्य और प्रसन्नता से कहा। मिस्टर गु, आप बहुत दयालु हैं। जब मैनेजर गु आएंगी तो हम जरूर उनके सामने आपकी तारीफ करेंगे। यह सही है, अन्य मेहमानों ने भी कहा। गु मिंग्यू बहुत खुश हुआ। यह बस कुछ अधिक अंक खर्च करने की बात थी। आखिरकार उसके पास अभी भी कई क्रिस्टल कोर थे। अगर वह इन अंकों को गु वानियन की सद्भावना के बदले में बदल सके तो यह बहुत अच्छा होगा। हालांकि गु मिंग्यू ने कभी सोचा भी नहीं होगा ये लोग सचमुच खा सकते हैं। आखिरकार उन्होंने अभी अभी सर्वनाश का अनुभव किया था और वे होटल में ज्यादा समय तक नहीं रुके थे। इसके अलावा आम लोग कई अंकों का आदान प्रदान नहीं कर सकते थे,
इसलिए वे आमतौर पर खाने के लिए हॉट पॉट रेस्तरां में आने की हिम्मत नहीं करते थे। अब जब कोई उनका इलाज कर रहा था तो वे पूरी ताकत से खाना कैसे नहीं खा सकते थे। लगभग सभी लोग पागलों की तरह व्यंजन ऑर्डर कर रहे थे और ज्यादातर तो मांसाहारी व्यंजन ही ऑर्डर कर रहे थे। उन्हें सब्जियों की जरा भी परवाह नहीं थी। इतना ही नहीं, उन्हें पेय पदार्थ और फल भी मिलते रहे, वह भी उनके खर्च पर। हालांकि अब तक गु मिंग्यू अभी भी इसे स्वीकार कर सकता था, लेकिन खाना खत्म करने के बाद भी गु वानियन अभी तक नहीं आया था। मैनेजर गु अभी तक क्यों नहीं आए, वह पूछे बिना नहीं रह सका। "हूँ, शायद उसे कुछ काम होगा," जुआंग शियाओक्सिया ने डकार लेते हुए कहा। "आज रात हम बारबेक्यू रेस्टोरेंट जा रहे हैं, वो जरूर वहां होगी। गु मिंग्यू, क्या हम आज रात फिर खाना खा रहे हैं?" हाँ, जुआंग जियाओक्सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। "मिस्टर गु, आप भी आज रात आएंगे, है ना?" डोंगयू ने कहा। मैनेजर गु को जीवंत माहौल सबसे अधिक पसंद है। गु मिंग्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, "ठीक है, मैं आज रात आऊंगा।" वाह, क्या सबने सुना? मिस्टर गु ने कहा कि वह आज रात फिर से हमारा इलाज करेंगे। गु मिंग्यू, मैंने ऐसा कब कहा? लेकिन इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाते, सभी लोग खुशी से झूम उठे। वह केवल अजीब तरह से हंस सकता था। शाम को वह फिर से बारबेक्यू रेस्तरां में आया, चारों ओर देखा और फिर भी गु वानियन को नहीं देखा। लेकिन सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर देख रहे थे, इसलिए उसे अनिच्छा से बैठना पड़ा और सभी के लिए भुगतान करना जारी रखना पड़ा। किसी को दावत देते देख सभी ने साहसपूर्वक सीख का ऑर्डर दे दिया और उन्होंने शायद ही कोई सब्जी की सीखें मंगवाईं, सभी मांस की सीखें मंगवाईं। बारबेक्यू रेस्टोरेंट में मिलने वाले मीट सींक ज्यादा बड़े नहीं थे। एक वयस्क जो किसी भयानक दुनिया से गुजरा हो, कम से कम 50 या 60 सींक खा सकता था। इसके अलावा वे सभी प्रकार की बियर, पेय और फल भी मंगवा रहे थे। बस इसी एक रात में गु मिंग्यू ने अपने कार्ड के सारे अंक खर्च कर दिए। इसके अलावा उसे बीच में अपने अंक रिचार्ज करने के लिए क्रिस्टल कोर का भी उपयोग करना पड़ा। दरअसल उसे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन गु वानियन अभी भी रात में बारबेक्यू रेस्तरां में नहीं आया। गु मिंग्यू को लगा कि उसके साथ धोखा हुआ है। लेकिन अपनी ओर सबकी गर्मजोशी भरी मुस्कान देखकर उसका दिल कुछ कहने को नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कि मैंने पर्याप्त खाना नहीं खाया है," जुआंग शियाओक्सिया ने डकार लेते हुए कहा। "गु मिंग्यू, तुम्हें डकार आ रही है और तुमने अभी भी पर्याप्त खाना नहीं खाया है।" कमरा नंबर 207 में रहने वाली डू मेई ने कहा, "श्री गु बहुत उदार हैं। काश वे हर दिन इतने उदार होते। क्या यह सही नहीं है?" बाई शुवेन ने कहा। "मैनेजर गु जरूर बहुत खुश होंगे और मिस्टर गु को अलग नजर से देखेंगे।" गु मिंग्यू लगभग सुन्न हो गया था। उसे ऐसा क्यों लगा कि ये लोग उसे धोखा दे रहे हैं? लेकिन होटल के अन्य मेहमान उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? जब वह बारबेक्यू रेस्तरां से बाहर निकला तो उसने गु वानियन को देखा। उसका दिल खुशी से उछल पड़ा और वह तुरंत आगे बढ़ा। "मैनेजर गु, मिस्टर गु," गु वानियन ने मुस्कुराते हुए कहा, "मैंने इसके बारे में सब कुछ सुना है। आपने होटल के मेहमानों को खूब खाना खिलाया। आप बहुत अच्छे इंसान हैं।" कुछ देर रुकने के बाद उसने आह भरी, "होटल के मेहमानों को इतना खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है।" गु मिंग्यू ने सोचा कि अब उसके पास एक वास्तविक मौका है और वह कुछ और कहने वाला था जब उसने गु वानियन को यह कहते सुना, "मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं अब जा रहा हूँ।" इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। गु मिंग्यू ने उसे वापस देखा, लेकिन उसके दिल में आशा जगी। आखिरकार इससे पहले गु वानियन हमेशा उसके प्रति उदासीन रही थी। अब वह वास्तव में उस पर मुस्कुराई। क्या उसके मन में उसके लिए भावनाएं जागने लगी थीं? इस तरह से देखें तो ये सभी अंक खर्च करने लायक थे। वह निश्चित रूप से सिस्टर रॉ द्वारा दिए गए कार्य को पूरा करने में सक्षम होगा। यह तो बस लोगों का इलाज है ना? जब तक वह गु वानियन को जीत सकता था, तब तक उसे जरूरत के अनुसार इलाज करने में कोई आपत्ति नहीं थी। इसलिए अगले कुछ दिनों में होटल के मेहमानों में उपभोग का उन्माद शुरू हो गया। बाई शुवेन जैसे एबिलिटी उपयोगकर्ता ठीक थे, क्योंकि वे वैसे भी अपने दैनिक उपभोग में मितव्ययी नहीं थे। लेकिन कुछ साधारण लोग आमतौर पर मितव्ययिता से जीवन व्यतीत करते थे। अब जब कोई उन्हें दावत दे रहा था, तो जाहिर है कि वे वह सब कुछ खाना चाहते थे जो वे आमतौर पर नहीं खा सकते थे। चाहे वह हॉट पॉट रेस्तरां में मांस व्यंजन हो या बारबेक्यू रेस्तरां, उन्होंने सब कुछ ऑर्डर किया। उन्होंने सभी प्रकार के महंगे फल ले लिए। वे जो भी ठंडा पेय पीना चाहते थे, वे खुलकर पीते थे। जब तक कोई व्यक्ति कुछ खाता था, तो वह उसका भुगतान करने के लिए गु मिंग्यू को ढूंढता था। और गु मिंग्यू ने गु वानियन की नजर उस पर डालने के लिए कर्तव्यनिष्ठा से मूर्ख की भूमिका निभाई।
कुछ दिनों के बाद गुमिंग्यू के पास बहुत कम क्रिस्टल कोर बचे थे। हालांकि गुवानियन अब जब भी उसे देखती तो मुस्कुराती और उसकी प्रशंसा भी करती, फिर भी उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ है। क्या वह सचमुच मूर्ख बन गया था? लेकिन होटल के मेहमान उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेंगे? क्या यह गुवानियन के निर्देश थे? क्या गुवानियन को अपनी पहचान और अपने उद्देश्य का पता चल गया था? यह कैसे संभव था? उन मेहमानों के साथ भोजन करते समय उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया था कि उनके भाई के साथ उनके संबंध खराब थे, जिसके कारण वे अकेले ही चले गए। भले ही गुवानियन को उसकी पहचान का पता चल गया हो, फिर भी उसे उस पर शक नहीं करना चाहिए। लेकिन अब वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोच सकता था, क्योंकि उसके पास कोई क्रिस्टल कोर नहीं बचा था और उसके कार्ड पर ज्यादा अंक भी नहीं बचे थे। यदि वह पॉइंट्स के बदले कुछ खरीदने के लिए बाहर नहीं जाता, तो वह इस होटल में और नहीं रुक पाता। इसलिए एक सुबह गुमिंग्यू को कुछ लाशों को मारने के लिए होटल से बाहर निकलना पड़ा। हालांकि होटल से निकलते ही उन्हें अचानक तेज हवा का झोंका महसूस हुआ। वह स्पष्ट रूप से एक उच्च स्तरीय पवन प्रणाली क्षमता उपयोग करता था, लेकिन इस समय उसके पास इस तूफान का विरोध करने की कोई शक्ति नहीं थी। वह केवल सहज रूप से अपनी आंखें बंद कर सकता था और अपने हाथों से खुद को बचा सकता था। थोड़ी देर बाद आंधी शांत हो गई। गुमिंग्यू ने अपनी बाहें नीचे कर लीं। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखें खोलीं, उसका दिमाग भनभना उठा और वह पूरी तरह से हक्का बक्का रह गया। वह कहाँ था? ज्वालामुखी का मुख। होटल में सिस्टम ने गुवानियन से खुशी से कहा, मेजबान, आपके धन्यवाद से मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे अंक अर्जित किए हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं इस महीने जरूर नंबर 1 बन जाऊंगा। जैसा होना चाहिए, गुवानियन ने कहा। तुमने मेरी जिंदगी इतनी आरामदायक बना दी है, मुझे भी तुम्हें खुश करना चाहिए। साथ ही बधाई हो मेजबान, मिशन पूरा हो गया है। आपको निम्नलिखित पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। चौथी मंजिल के सभी कमरे अनलॉक हो गए हैं। कमरे 306 से 3010 एक बार अपग्रेड हो गए हैं। कपड़ों की दुकान असीमित कपड़ों के साथ अनलॉक हो गई है। स्नेल नूडल रेस्तरां असीमित स्नेल नूडल्स के साथ अनलॉक हो गया है। 5 असीमित व्यंजन अनलॉक हो गए हैं। 5 प्रकार के असीमित पेय अनलॉक हो गए हैं। क्या आपका मतलब है कि अपने दिल के प्रति सच्चे रहो मिशन पूरा हो गया है? गुवानियन ने पूछा। हाँ, तो अपने दिल के सच्चे रहने का मतलब था गुमिंग्यू के बहकावे में न आना। गुवानियन ने कहा। समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। वह मिशन बहुत आसान था। हाँ हाँ, चाहे कोई भी हो, अगर वे मुझे बहकाना चाहते हैं तो वे अगले जन्म में कोशिश कर सकते हैं। मेजबान, आप ऐसे ही हैं और मुझे राहत महसूस हो रही है। मैंने आपके साथ बंधने का फैसला करके सही किया। ओह, तो आप स्वयं चुन सकते हैं? हाँ, उस समय हम में से कई सिस्टम होस्ट चुनने के लिए इकट्ठे हुए थे। मैंने तुम्हें तुरंत पहचान लिया। दरअसल कई दूसरे सिस्टम भी तुम पर नजर रखे हुए थे, लेकिन मैंने जल्दी की और तुम्हें झपट लिया। सच में? गुवानियन थोड़ा खुश हुआ। क्या मैं सिस्टम्स के बीच इतना लोकप्रिय हूँ? बिल्कुल। अगर मैं जल्दी नहीं करता तो आप डरावनी दुनिया की व्यवस्था से बंधे होते। गुवानियन, सौभाग्य से आप जल्दी थे। वैसे क्या मैं उन यजमानों में से एक बन गया जिन्हें आप चुन सकते थे क्योंकि मैंने देहांतरण किया था? और मैंने देहांतरण क्यों किया? और इस शरीर के मूल स्वामी का क्या हुआ? देखिए मेजबान, आप और इस शरीर के मूल स्वामी दोनों अंतरतारकीय प्रणाली द्वारा यादृच्छिक रूप से चुने गए भाग्यशाली थे। आपके मूल भाग्य पथ के अनुसार आप दोनों को मरना ही था। गुवानियन, यह सही है। अगर वह पार नहीं गई होती और सिस्टम से बंधी नहीं होती तो किताब में गुवानियन को ज़ोंबी द्वारा तुरंत काट कर मार दिया गया होता। लेकिन उसका क्या? उसकी मूल दुनिया ठीक थी और वह भी ठीक थी। मैं कैसे मरता? गुवानियन ने पूछा। कार दुर्घटना। गुवानियन, चूंकि अंतरतारकीय प्रणाली ने आप दोनों को चुना था, इसलिए आपको जीवित रहने का अधिकार दिया गया। लेकिन इसकी हमेशा एक कीमत चुकानी पड़ती है। आपकी चेतनाएं आपके मूल शरीरों में नहीं रह सकती थीं, इसलिए आप यहां आ गए, जबकि इस शरीर का मूल स्वामी आपके मूल शरीर में आ गया। ओह, तो हमने मूलतः स्थान बदल लिया। हाँ, आमतौर पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तुम दोनों एक संयोग हो। वह अब काफी अच्छा कर रही है। वह एक रणनीति प्रणाली से बंधी है और चूंकि तुम मूल रूप से एक कॉलेज के छात्र थे, इसलिए उसका काम तुम्हारे स्कूल के 4 सबसे लोकप्रिय लड़कों को हराना है। गुवानियन ने आह भरते हुए कहा। शुक्र है कि मैं पार हो गई। यदि उसे लोकप्रिय लोगों को प्रभावित करने का काम करना पड़े तो वह इसे नहीं कर पाएगी। हालांकि यह जानकर कि मूल मालिक अच्छा कर रहा है, उसे राहत महसूस हुई। लेकिन कोला और हैमबर्गर का क्या?
मूल प्रक्षेप पथ के अनुसार उन्हें भी मर जाना था, लेकिन अब वे बिना नदी पार किए जीवित हैं। गु वानियन ने हैरानी से पूछा। यह अंतरतारकीय प्रणाली से एक अतिरिक्त पुरस्कार है। 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को अतिरिक्त पुरस्कारों में शामिल किया जा सकता है। अच्छा, ऐसा है। खैर, जब तक तुम होटल का प्रबंधन अच्छी तरह से करोगे तब तक सब ठीक रहेगा। पिछले महीने की रैंकिंग में मैं पहले स्थान पर था और जिस सिस्टम से वह जुड़ी है वह दूसरे स्थान पर। हमें कड़ी मेहनत करनी होगी और हारना नहीं होगा। ठीक है। गुवानियन नए अनलॉक किए गए पुरस्कारों की जांच करने गए। कपड़ों की दुकान भी पहली मंजिल पर थी और वह बहुत बड़ी थी, जिसमें पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के सभी प्रकार के कपड़े उपलब्ध थे। बेशक कपड़ों की कीमतें बहुत अलग अलग थीं। कुछ सस्ते थे, कुछ महंगे। सबसे सस्ता 8 पॉइंट में खरीदा जा सकता था, लेकिन वे साधारण कपड़े से बने बहुत सरल थे। महंगे वाले दर्जनों या सैकड़ों पॉइंट के थे, कुछ तो 1000 से भी ज्यादा के। लेकिन स्टाइल, कपड़े या पैटर्न की परवाह किए बिना वे सभी बेहतरीन थे। गुवानियन ने सोचा कि कपड़ों की दुकान निश्चित रूप से अंक अर्जित करने के लिए एक अच्छी जगह होगी। आखिरकार फू सिहेंग और बाई शुवेन जैसे विशेष क्षमताओं वाले लोग आसानी से क्रिस्टल कोर प्राप्त कर सकते थे और अपनी उपस्थिति की परवाह करते थे, इसलिए वे निश्चित रूप से कुछ महंगे कपड़े खरीदेंगे। सर्वनाश में साधारण लोग इतने लंबे समय तक गंदे कपड़े पहनने के बाद निश्चित रूप से पहनने के लिए कुछ नए कपड़े खरीदना चाहेंगे। निश्चित रूप से जैसे ही उन्होंने कपड़ों की दुकान के खुलने के बारे में सुना, बाई शुवेन सबसे पहले वहां पहुंचे। उसने कुछ देर तक खोजबीन की और अंततः 300 अंकों में एक ड्रेस चुन ली। फू सिहेंग भी आए और 200 अंकों में कैजुअल वियर का एक सेट प्राप्त किया। जुआंग शियाओक्सिया ने केवल एक टी शर्ट और पैंट ली, जिसके लिए उन्हें लगभग 10 अंक मिले। डोंग यू ने कुछ देर सोचा और फिर दांत पीसते हुए कहा कि उसे जुआंग शियाओक्सिया के समान मूल्य सीमा मिल गई है। आखिरकार वह अब अपने गंदे कपड़े बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। कई मेहमान कपड़ों की दुकान में सामान देख रहे थे। बाई शुवेन ने गुवानियन से उम्मीद से पूछा, मैनेजर गु, क्या कोई जूते की दुकान है? मैं जूते भी खरीदना चाहती हूँ। ओह, और बैग और सौंदर्य प्रसाधन भी। आखिरकार वह सर्वनाश से पहले एक बड़ी स्टार थीं और अपनी छवि को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित थीं। सर्वनाश में कोई विकल्प नहीं था, लेकिन अब होटल में जीवन बहुत अच्छा था। वह स्वाभाविक रूप से फिर से तैयार होना चाहती थी। अभी नहीं, लेकिन भविष्य में वे एक एक करके अनलॉक हो जाएंगे। गुवानियन मुस्कुराया। बहुत बढ़िया, मैं कल बाहर जाकर ज़ॉम्बी को मार डालूंगा ताकि मेरे पास और अधिक क्रिस्टल कोर जमा हो जाए। बाई शुवेन खुशी खुशी अपनी नई पोशाक पहनने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। गुवानियन ने अभी तक अपनी अलमारी के सभी कपड़े नहीं पहने थे, इसलिए उसे कपड़ों की दुकान में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वह फिर से कैबिनेट देखने गई और पाया कि झेन झेन, अखरोट का दूध, ग्रीन टी, मिजोन और रेड बुल भी शामिल कर दिए गए थे। कैफेटेरिया में अब स्टर फ्राइड बोक चॉय, फ्लैटब्रेड के साथ मछली का सिर, लोहे की प्लेट पर बीफ, खारे पानी में पका बत्तख और समुद्री शैवाल के साथ एक ड्रॉप सूप मौजूद था। घोंघा नूडल्स की दुकान चावल नूडल्स की दुकान के बगल में थी। हालांकि घोंघा नूडल्स की गंध तेज होती है, लेकिन यह गंध दुकान से बाहर नहीं फैलती। घोंघा नूडल्स की दुकान में कीमतें चावल के नूडल्स की दुकान जैसी ही थीं। घोंघा नूडल्स के विभिन्न स्वादों के अलावा तले हुए अंडे और तरह तरह के ब्रेज्ड स्नैक्स भी थे। गुवानियन ने बहुत समय से घोंघा नूडल्स नहीं खाया था, इसलिए वह अंदर गई और एक कटोरा अतिरिक्त बदबूदार और मसालेदार घोंघा नूडल्स खाया, साथ में एक तला हुआ अंडा और ब्रेज्ड बत्तख के पैर भी खाए। उसने सोचा कि खाने के बाद उसके बालों और शरीर से निश्चित रूप से घोंघे के नूडल्स की गंध आएगी, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि दुकान से निकलने के कुछ ही देर बाद यह गंध स्वतः ही गायब हो गई। डिंग! नया कार्य अनलॉक हुआ। 5 मेहमानों की भर्ती करें। नोट: 5 मेहमानों के लिए पहचान संबंधी प्रतिबंध हैं। सर्वनाश से पहले उनका व्यवसाय शिक्षक होना चाहिए। कार्य पुरस्कार: कमरे 501 से 505 अनलॉक करें। कमरे 401 से 405 को एक बार अपग्रेड करें। दूसरा एलिवेटर अनलॉक करें। एक सुपरमार्केट अनलॉक करें। हैमबर्गर और फ्राइड चिकन की दुकान अनलॉक करें। हैमबर्गर और फ्राइड चिकन की दुकान से असीमित मेनू आइटम अनलॉक करें। नोट: सुपरमार्केट अनलॉक करने के बाद कैबिनेट में ब्रेड, दूध, पेय, इंस्टेंट नूडल्स आदि सुपरमार्केट में स्थानांतरित कर दिए जाएंगे। सुपरमार्केट में अनलॉक करने के लिए अन्य सामान होंगे। इसके अतिरिक्त 5वीं मंजिल के सभी कमरे पारिवारिक कमरे हैं, जिनमें प्रति कमरे में अधिकतम 6 लोग रह सकते हैं। गुवानियन ने सोचा कि नए मेहमानों के लिए शिक्षक बनने की अचानक आवश्यकता भविष्य में एक स्कूल खोलने की तैयारी हो सकती है। मेहमान खुद ही दूसरी दुकानें चुनकर उनका इस्तेमाल कर सकते थे, फिर अपने कार्ड स्वाइप कर सकते थे।
यह व्यवस्था वैसे भी मेहमानों को मुफ्त में चीजें लेने की इजाजत नहीं देती थी, इसलिए खास तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन स्कूल अलग था। उसे अभी भी शिक्षकों की जरूरत थी। फिर यदि लोग बाद में स्कूल में शिक्षक बन गए तो क्या व्यवस्था उन्हें वेतन देगी? जरा रुको। गुवानियन को अचानक इस काम और पिछले कामों में कुछ फर्क नजर आया। इससे पहले सिस्टम हमेशा कहता था 5 नए मेहमानों की भर्ती करें, लेकिन इस बार उसने कहा 5 मेहमानों की भर्ती करें। यह हो सकता है सिस्टम, यदि यहाँ पहले से ही ऐसे अतिथि रह रहे हैं जो सर्वनाश से पहले शिक्षक थे, तो क्या वे इस कार्य में गिने जाएंगे? हाँ, मेजबान गुवानियन ने तुरंत जोशी से पूछा कि क्या कोई अतिथि सर्वनाश से पहले शिक्षक थे। बेशक फू सिहेन का भाई फू सिशु और डू मेई, जो कमरा नंबर 207 में रहते थे, दोनों ही प्रलय से पहले शिक्षक थे। फू सिशु हाई स्कूल में गणित पढ़ाते थे और डू मेई प्राथमिक स्कूल में अंग्रेजी पढ़ाते थे। इस तरह से देखें तो यदि उसे 3 और अतिथि मिल जाएं जो प्रलय से पहले शिक्षक थे, तो यह कार्य पूरा हो जाएगा। मुरो बेस पर गु चेंगयू और अन कैरो खाना खा रहे थे। एन कैरो स्टेक खा रही थी। उसने एक टुकड़ा काटा और मुंह में डाल लिया, जिससे बगल में बैठी नौकरानी ईर्ष्या से मुंह में पानी भर गई। यह वास्तव में सर्वनाश से पहले के स्वाद के बराबर नहीं है, अन कैरू ने भरी। गु चेंगयू ने सहानुभूतिपूर्वक कहा, इसमें कोई मदद नहीं है। राओरो शेफ ने पहले ही अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास कर दिया है। मुझे पता है भाई चेंगयू। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं अभी अच्छे मूड में नहीं हूं। मैं हमेशा मिंग यू के बारे में चिंतित रहता हूं, सोचता हूं कि होटल में उसका क्या हाल है। यह सुनकर गु चेंगयू को थोड़ी जलन हुई। राओरो, क्या तुम्हारे अंदर अभी भी उसके लिए भावनाएं हैं? तुम क्या सोच रहे हो? एन कैरो ने नाराज होने का नाटक किया। मैं उसे बस परिवार की तरह देखता हूं और उसकी परवाह करता हूं। चेंगयू, वह तुम्हारा अपना भाई है, क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? बेशक मैं चिंतित हूं, गु चेंगयू ने जल्दी से कहा। मुझे बस डर है कि तुम मुझे छोड़ दोगे। ऐसा कैसे हो सकता है? अन कैरू ने उसे स्नेह से देखा। चाहे कुछ भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। राउरू चेंगयू इन दोनों को देखकर नौकरानी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसे यह सहन करना पड़ा। कोई चारा नहीं था, आखिर कयामत थी। अगर उसे जीना था तो यहीं रहना था। तभी एक अधीनस्थ कर्मचारी दौड़ता हुआ अंदर आया। बॉस, युवा मास्टर मिंग्यू वापस आ गए हैं। क्या? एन कैरो और गु चेंगयू ने एक दूसरे को देखा। फिर उसने पूछा, क्या वह अकेले वापस आया था? इतना ही नहीं, वह गंभीर रूप से घायल भी है। बेस का डॉक्टर उसे देखने पहले ही जा चुका है। यह सुनकर गु चेंगयू और एन कैरो के भाव बदल गए और वे तुरंत जाने के लिए उठ खड़े हुए। जब गु मिंग्यू ने स्वयं को ज्वालामुखी के मुहाने पर पाया तो वह बुरी तरह डर गया। इसके अलावा ज्वालामुखी में शीघ्र ही विस्फोट होने के संकेत भी दिखाई दिए। वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके केवल अपनी पवन प्रणाली क्षमता के साथ एक तूफान को बुला सकता था, ताकि वह ज्वालामुखी के मुख से खुद को उड़ा सके। हालांकि वह ज्वालामुखी विस्फोट से बाल बाल बच गया, लेकिन लेवल 6 वाइंड सिस्टम एबिलिटी यूजर होने के बावजूद वह तूफान को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सका। इसलिए जब वह जमीन पर उतरा तो जोर से जमीन पर गिरा। यदि उनकी क्षमता और बेहतर शारीरिक स्थिति न होती तो संभवतः उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी होती। जिस स्थान पर वह उतरा वह अभी भी बेस से कुछ दूरी पर था और उसे अपनी पूरी ताकत से रेंगकर वापस आना पड़ा। यद्यपि उन्होंने उसकी जान बचा ली, लेकिन अब उसके शरीर पर कई जगह फ्रैक्चर हो गए थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्हें मानसिक आघात सहना पड़ा। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह अचानक ज्वालामुखी के मुहाने पर कैसे पहुंच गया, जबकि वह अभी कुछ ही देर पहले होटल से निकला था। क्या इसके पीछे होटल मालिक का हाथ हो सकता है? लेकिन वह ऐसा क्यों करेगी? जब गु मिंग्यू की नींद खुली तो उसने खुद को बेस के अस्पताल में पड़ा पाया और अंततः उसे राहत महसूस हुई। इस समय उसका पूरा शरीर पकौड़े की तरह लिपटा हुआ था। मिंग्यू, तुम जाग रहे हो? एक कोमल आवाज ने कहा। गु मिंग्यू ने सिर घुमाया तो देखा कि अन कैरो उसके बगल में बैठी चिंता से उसे देख रही है। क्या तुम ठीक हो बहन रोरो? गु मिंग्यू ने उत्साह से उसकी ओर देखा। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। मैं इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, उसने 2 बार जोर से खांसने की आवाजें सुनी। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि गु चेंगयू भी वहां था। गु मिंग्यू केवल इतना ही कह सका, बड़े भाई। गु चेंगयू ने जवाब दिया, आखिर हुआ क्या था? तुम इस हालत में कैसे पहुंच गए? मुझे नहीं पता, गु मिंग्यू ने दांत पीसते हुए कहा। वह होटल बहुत अजीब है। उन्होंने गु चेंगयू और अन कैरो को होटल में हुई घटना के बारे में संक्षेप में बताया। क्या सचमुच कोई ऐसी असाधारण जगह है
गु चेंगयू इसे बिल्कुल भी समझ नहीं सका। हालांकि अन कैरो की आंखें अधिक से अधिक चमकदार होती गईं। यदि ऐसा अद्भुत और जादुई होटल उसका हो सकता तो क्या अब से उसका जीवन अद्भुत नहीं हो जाता। जब से प्रलय शुरू हुआ है उसकी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। उसे विश्वास था कि भाग्य के देवता उस पर मेहरबान हैं। जब तक वह कुछ चाहती है उसे वह अवश्य मिलता है। बहन रोरो, हम इसे भूल क्यों नहीं जाते, गु मिंग्यू ने सलाह दी। देखो मैं इस समय किस हालत में हूँ, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम बेकार हो, गु चेंगयू ने व्यंग्य किया। मिंगयू, तुम्हारा आकर्षण कब इस स्तर तक गिर गया? तुम एक छोटी लड़की को भी नहीं संभाल सकते। वह कोई साधारण इंसान नहीं है, गु मिंग्यू ने गुस्से से जवाब दिया। बड़े भाई, अगर आप इतने काबिल हैं तो यहाँ व्यंग्यात्मक टिप्पणी करने के बजाय आप खुद क्यों नहीं चले जाते? तुमने क्या कहा? गु चेंगयू क्रोधित हो रहा था। ठीक है, एन कैरो ने जल्दी से उसे शांत करने की कोशिश की। देखो मिंग्यू अब किस हालत में है, तुम अब भी उससे इन बातों पर बहस कैसे कर सकते हो? यह सुनकर गु मिंग्यू को अंदर से बहुत खुशी हुई। जैसी कि उम्मीद थी, सिस्टर राउरू ही वह थीं जो सचमुच उसकी परवाह करती थीं। अगर तुम मुझसे पूछो तो हम अपनी सारी सेना और हथियार उस होटल पर हमला करने के लिए क्यों नहीं जुटा लेते? गु चेंगयू ने आत्मविश्वास से कहा। मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई जगह है जिसे मैं जीत न सकूं। क्या तुम झेनशान अड्डे के बारे में भूल गए हो? सबने कहा था कि वह अभेद्य है, लेकिन आखिर में क्या मैंने उसे ध्वस्त नहीं किया? बिल्कुल नहीं, गु मिंग्यू ने तुरंत कहा। अगर तुमने देखा होता कि वह होटल कितना जादुई है तो तुम ऐसी बातें नहीं कहते। ठीक है, क्या तुम दोनों बातें बंद कर सकते हो? मेरा सिर फटने वाला है। एन कैरो ने गहरी भौहें चढ़ाई। मैं इस मामले पर ध्यान से सोचूंगी। चेंगयू, पहले तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। तुम्हारा क्या हाल है? गु चेंगयू ने जल्दी से पूछा। एन कैरो ने उसकी ओर ऐसे भाव से देखा जिससे पता चलता था कि यह स्पष्ट है मिंग्यू बहुत बुरी तरह घायल है। जाहिर है मुझे यहाँ रहना होगा और उसकी अच्छी देखभाल करनी होगी। चेंगयू, तुम्हें इस बात पर जलन तो नहीं होगी, है ना? गु चेंगयू कुछ कहना चाहता था लेकिन आखिरकार उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह गुस्से से मुड़ा और चला गया। बहन रोरो, आप हमेशा मेरे प्रति बहुत अच्छी रहती हैं, गु मिंग्यू ने कृतज्ञतापूर्वक कहा। एन कैरो बिस्तर के किनारे पर बैठ गई, उसे देखकर मुस्कुराई और उसका हाथ भी पकड़ते हुए बोली, जाहिर है मैंने तुम्हें हमेशा परिवार की तरह देखा है। मिंग्यू, मुझे उस होटल के बारे में और बताओ कि क्या हुआ था। अब पीस होटल की ख्याति फैल चुकी थी। हालांकि अभी भी कुछ लोग थे जो इस पर विश्वास नहीं करते थे, फिर भी ग्राहक रोज आते थे। पिछले कुछ दिनों से कोई जगह खाली नहीं थी और आने वाले मेहमानों को निराश होकर लौटना पड़ रहा था। लेकिन वे लगातार लगे रहे और हर 2-3 दिन में पूछताछ करने आते रहे। अब चौथी मंजिल के सभी कमरों के दरवाजे खुल चुके थे और वह कमरा भी खाली था जहां गु मिंग्यू रुका था। कई नए मेहमान आ चुके थे और खुशी खुशी चेक इन कर चुके थे। कमरा नंबर 402, जहां गु मिंग्यू पहले रुका था, अब वहां एक मध्यम आयु वर्ग की महिला रहती थी। उसने 80 पॉइंट्स के बदले एक सोने का हार खरीदा था और कुछ दिनों के लिए होटल में रुकी थी। अब मन में कुछ विचार आते ही उसने गु वानियन से संपर्क किया और कहा कि उसे कुछ बात करनी है। इस समय गु वानियन नूडल की दुकान पर कोला और हैमबर्गर खा रही थी। उस महिला को आते देख उसने कहा, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो मेरे खाना खत्म करने तक रुको। कोई बात नहीं, तुम खाओ, मैं बात करती हूँ और तुम बस सुनो। महिला ने हाथ हिलाया। देखो होटल मैनेजर गु, अब जब प्रलय आ गया है, तुम्हारे पास इतना अच्छा होटल और इतने संसाधन हैं तो तुम दूसरों के साथ और क्यों नहीं बांट सकते? बाहर अभी भी बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के लिए या सोने के लिए जगह नहीं है। गु वानियन, महिला ने आगे कहा, आप बहुत सुंदर हैं, आपको और भी दयालु होना चाहिए। आप रोज अच्छा खाती पीती हैं, दूसरों का ख्याल क्यों नहीं रखती? अगर आप संसाधन बांटना नहीं चाहती तो कम से कम हम मेहमानों के साथ तो अच्छा व्यवहार करें जो यहाँ चेक इन कर चुके हैं। आप हमसे चीजों के लिए पॉइंट कैसे ले सकती हैं? गु वानियन, क्या वह पागल हो गई है? यहाँ तक कि कोला और हैमबर्गर भी अवाक भाव से उस अधेड़ महिला को देख रहे थे। क्या हुआ? क्या मैं सही नहीं हूँ? महिला को अभी भी अपनी समस्या का एहसास नहीं हुआ। गु वानियन ने अपनी चॉपस्टिक नीचे रख दी और अस्पष्टता से मुस्कुराई। यह होटल मेरा लगता है, तुम्हारा नहीं, है ना? मुझे पता है कि यह तुम्हारा है, वरना मैं तुम्हारे पास इस बारे में बात करने क्यों आती? महिला ने ईमानदारी से कहा। गु वानियन को वास्तव में यह नहीं पता था कि यह महिला सर्वनाशकारी दुनिया में 1 वर्ष से अधिक समय तक कैसे जीवित रहने में कामयाब रही। क्या यह नैतिक ब्लैकमेल था? लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जब तक वह स्वयं नैतिक नहीं थी तब तक अन्य लोग उसे ब्लैकमेल नहीं कर सकते थे।
चूंकि यह मेरा होटल है, इसलिए मैं ही निर्णय लेती हूँ। अगर आपको मेरा काम करने का तरीका पसंद नहीं है, तो आप यहाँ से जाने के लिए स्वतंत्र हैं, गु वानियन ने ठंडे स्वर में कहा। वह सर्वनाश में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे लोगों के प्रति सहानुभूति रखती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि उसे दूसरों के लिए खुद का बलिदान करना होगा, है ना? यदि किसी को इतने सारे विशेषाधिकार प्राप्त हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें नियमों का पालन करना चाहिए। भले ही उस पर कोई प्रतिबंध न हो, फिर भी संसाधनों का वितरण करना या न करना उसकी आजादी थी। दूसरों को उस पर हुक्म चलाने का अधिकार नहीं था। असल में यह एक भव्य उद्घाटन प्रचार सत्र था, जिसमें खाने पीने की चीजें काफी कम दामों पर उपलब्ध थीं। इस महिला का इस तरह आकर शिकायत करना क्या सिर्फ लालच नहीं था? तुम महिला हैरान रह गई। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? हैमबर्गर ने मासूम चेहरे के साथ कहा। यदि आप निर्दयी नहीं हैं, तो आप अपने अंकों का उपयोग होटल में और अधिक लोगों को कुछ अच्छा खिलाने के लिए कर सकते हैं। औरत, वह गु वानियन से बात करने आई थी क्योंकि उसके पास कुछ ही पॉइंट बचे थे। वह जानती थी कि यह होटल कितना अच्छा है और यहाँ हमेशा के लिए रुकना चाहती थी। लेकिन उसके पास कोई अलौकिक क्षमता नहीं थी और वह डोंग यू की तरह ज़ॉम्बी पर चाकू से वार करने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। दूसरी चीजों से उसे जो अंक मिलते थे, वे बहुत कम थे। उसने सोचा कि अगर वह गु वानियन को मना ले, तो वह भविष्य में होटल में इन अच्छी चीजों का मुफ्त में आनंद ले सकेगी। क्या हुआ? क्या मेरी बहन ने जो कहा वो गलत है? कोला ने पहले वाली उसकी आवाज की नकल की। महिला अवाक रह गई और गुस्से में वहां से चली गई। बड़ी बहन, वह सचमुच अजीब है, हैमबर्गर ने गु वानियन से कहा।